नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। साल की पहली क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या देख रहा हूं मैं साल की पहली क्लास में, लेकिन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। चलो चलो आ जाओ। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार चैट में तेजी से बताएंगे सारे बच्चे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर के चक्कर में मैंने तुम्हारी आज क्लास कैंसिल नहीं करी। चार पैर पर चल के आया हूं आज मैं, रेंगते हुए कि आज तो लेना पड़ेगी क्लास, कुछ भी हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम 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 एवरीवन। तो आज अपने पास चैप्टर भी क्या है दोस्तों? चैप्टर आज अपने पास पॉलिटिकल पार्टीज। मजेदार चैप्टर है, ठीक है, मजा आएगा, यू विल एंजॉय। तो क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं? जल्दी चैट में बताओ एक बार। हाँ, इस साल कमबैक कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया। करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म है ना। तो अगर कमबैक नहीं किया तो फिर तो तुम्हारी हिस्ट्री में लिखा ही नहीं जा पाएगा कि तुम्हारा कमबैक हुआ था। तो इस साल करना ही है, ठीक। ये चैप्टर समझ नहीं आता है, आज समझेंगे कैसे समझ नहीं आता है। आज इस चैप्टर को पूरा बेहतरीन तरह से समझने वाले हैं अपन। तो आगे आने वाले 1 से 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? दिल थाम कर बैठना है, बुक खोल लेना है एनसीईआरटी की, और पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा चैप्टर जो है अपन मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। फाइन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर तुम्हारा क्रैश कोर्स में भी बैकलॉग बन रहा है तो तुम पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि यार इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था? इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये था ना कि रेगुलर पढ़ना है अपने को, 45 दिन के अंदर अंदर अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब तुम अगर इसमें भी क्लासेस छोड़ रहे हो, इसमें भी बैकलॉग बना रहे हो, तो इसके लिए फिर क्या एक रिपीट ईयर लोगे क्या? मैं कहता हूं 10वीं की पढ़ाई बंद कर दो फिर तुम, ठीक है। आ जाओ, चलो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। बेसिकली नया साल कुछ नहीं होता है, नया साल एक शिफ्ट ऑफ कैलेंडर होता है, साथ ही साथ एक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट भी होना चाहिए कि जो गई सो बीत गई, अब एक नई शुरुआत हो। तो जो अभी तक समय बीत गया है, उस बीते हुए समय को भूल के आपके पास में 365 फ्रेश दिन है, और इन 365 फ्रेश दिन में कुछ बेहतरीन सा हो जाना चाहिए। और कैसे होगा वो? जब हर एक दिन को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करोगे। तो उस हर एक दिन पे अपना बेस्ट देना और अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चीयर्स टू द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर। शुरू करते हैं कैसे? पढ़ के सेलिब्रेट करके। जो हमारे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले टीचर्स हैं ना, उनका एक कल्चर है, सिस्टम है क्या कि वो 1 साल पढ़ाते हैं पूरा। कैसे पढ़ाते हैं? तो वो 31 तारीख को शुरू करते हैं और 1 तारीख तक पढ़ाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमने शुरुआत मतलब साल का अंत भी पढ़ते पढ़ते करा और साल की शुरुआत भी पढ़ते पढ़ते करिए, ठीक है। मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो वही वाली सिचुएशन है कि तुम्हें भी क्या करना ना, जब छोटे थे तो बोलते थे कि नए साल के दिन जो काम करते हैं ना वो साल भर करते हैं। तो आज इसीलिए तुम्हारी क्लास रखी है कि नए साल के दिन पढ़ाऊंगा तुम्हें एकदम रपारप, ठीक है। तो तुम्हें साल भर पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो। फाइन फाइन फाइन, सारे बच्चे आ भी गए हैं, तो शुरू किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज। पेन कांगी, ये रही पेन। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली है क्या? सबसे पहला सवाल ही आपका इस चैप्टर को शुरू करते से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? तो हमारे देश में पता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिनोनिम माना गया है डेमोक्रेसी का। एक आदमी को जुडिशियरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, उसके राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सारी चीजें नहीं पता होगी। लेकिन एक आदमी से अगर आप कुछ भी पूछोगे डेमोक्रेसी के बारे में, तो उसको ये जरूर पता होगा कि हमारे ये 4 नेता है, किसी एक को गाली दे रहा होगा, किसी एक का वो बहुत बड़ा फैन होगा, और किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा कि
हम तो भैया पंजे को देते हैं, हम तो भैया फूल को वोट देते हैं, ऐसा। ठीक है, कितने ही क्रूड एरिया में चले जाओ, कितने ही रिमोट एरियाज में चले जाओ, कितने ही गांव में चले जाओ, आमतौर पर एक आदमी की एसोसिएशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से देखने को मिलती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर दी मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। अब मोस्ट विजिबल जो बहुत ज्यादा फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि क्लास का जो स्कूल में, पूरी स्कूल में एक बच्चा ऐसा रहता है जो गुंडा बच्चा रहता है, वो भले ही क्लास 11th में होगा तो उसको क्लास 6th के बच्चे भी जानते होंगे, उसको क्लास 12th के बच्चे भी जानते होंगे, सारे टीचर्स जानते होंगे, सारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी जानता होगा। क्यों? ऐसा नहीं कि वो बच्चा बहुत 30 मार खाए, वो बच्चा ऐसा है जो क्या करता है कि कोई भी स्कूल में कांड होगा तो सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ा जाता है। तो पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन्स यू आर पॉजिटिवली फेमस। इनफेमसली भी आप पॉपुलर हो सकते हो, समझ में आया? इनफेमसली भी आप क्या हो सकते हो, पॉपुलर हो सकते हो। तो वही केस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में भी, पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में अगर किसी आदमी को कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज तो पता है उसको। डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज से समझ में आता है उसको। मतलब अगर आप देखोगे पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनावी दल से वो अपने आप को जोड़ के देख लेता है। क्लियर हुआ? तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी को आपको देखने को मिलेगी कि बीजेपी डायरी टिफिन लेके काम करने या फिर कांग्रेस है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक आइडेंटिटी बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। ठीक है, थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। एक एक से समझाता हूं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा करके सवाल आता है। तो व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? तो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे अगर आप देखोगे तो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक नहीं दो नहीं, कुछ लोगों का एक समूह है पॉलिटिकल पार्टीज। और ये जो कुछ लोगों का समूह है ये क्या करते हैं? एक साथ चुनाव लड़ रहे होते हैं। ये कुछ लोगों का समूह है जो एक साथ चुनाव लड़ रहे होते हैं। और इनके चुनाव लड़ने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कुछ लोगों का समूह है जो एक साथ चुनाव लड़ रहे होते हैं। इन लोगों का चुनाव लड़ने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि वो क्या कर सके, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के बाद में जीतेंगे हारेंगे, अगर जीतेंगे तो जीतने के बाद में सरकार बना पाएंगे। सरकार बना पाएंगे मतलब पावर्स उनके हाथ में आ पाएगी और वो देश चला पाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन या फिर ये मीनिंग वाला जो पार्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, फंक्शन एक एक करके पढ़ेंगे अपन सारे, लेकिन इस डेफिनेशन के साथ शुरू होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर देयर फंक्शंस, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर डेफिनेशन। तो किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए। अब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है ना, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होंगे, जैसे बाहुबली क्या है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो बाहुबली एक तरह का लीडर हो गया। तो वो जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की कमान संभालते हैं। कुछ पार्टी के अंदर होते हैं एक्टिव मेंबर्स। तो जैसे बाहुबली मूवी में आपको क्या देखने को मिला कि कटप्पा जो था तो एक तरह का एक्टिव मेंबर था, ठीक है, जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था किस चीज के लिए, बाहुबली को जिताए रखने के लिए, या फिर बाद में इसने पीछे चाकू मार दिया था। लेकिन कुछ लोग जो काम करते हैं वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोवर्स। तो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव मेंबर्स, सॉरी लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। जय महेशमती। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? ये पॉलिटिकल पार्टी का एस्पेक्ट है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पॉजिटिव नेगेटिव समझे ना, तो मैंने ऐसे थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया। तो फॉर मेनी पीपल डेमोक्रेसी मींस पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैंने तुम्हें बताया। रिमोट एरियाज तक में अगर आप जाओगे कि पीपल डू नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होता है कि हाँ संविधान क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें हाँ राजनीति का मतलब राजनीतिक दल। लेकिन इसका नेगेटिव क्या है? यहाँ पे नेगेटिव आपको देखना है पॉलिटिकल पार्टीज का कि बीइंग विजिबल डज नॉट मीन पॉपुलर। बहुत ज्यादा दिखती है पॉलिटिकल पार्टी, जिसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर है। ठीक है, इसलिए पॉपुलर है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जितनी भी समस्या है उनके आसपास उसके लिए। पीपल पार्टीज आर ऑफन लिंक्ड टू सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। ठीक है, पार्टीशनशिप का एक शब्द निकल के आएगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर दी पार्ट ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज कहीं स्पेस में, मार्स में, मंगल पे नहीं है, वो इस धरती पे हमारी समाज के बीच में ही होती है। अब क्योंकि हमारे समाज का ही हिस्सा है राजनीतिक दल, तो वो राजनीतिक दल, वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, सोसाइटी का एक डिवीजन शो करते हैं। कैसा डिवीजन शो करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा डिवीजन शो करते हैं कि जो मान लो कि जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल पार्टी। तो
अगर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करेंगे, राइटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। तो अब दिखती बात है कि राजनीतिक दल जो स्टैंड लेंगे उन स्टैंड के बेसिस पे समाज जो है विभाजित होता है। तो सिंस पॉलिटिकल पार्टीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, पार्टीशनशिप इज ऑब्जर्व्ड। पार्टीशनशिप क्या होती है? जब एक व्यक्ति न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ देता है। तुमने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे ऐसे, कैसे कि आदमी से बोला जाता है कि 500 रुपए किलो प्याज हो जाएंगे तो भी खाओगे और इन्हें वोट दोगे? तो बोलते हैं हाँ हाँ तो भी 500 रुपए का वोट प्याज खाएंगे लेकिन वोट ही नहीं देंगे। तो ये क्या है? आदमी अपना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता है, लेकिन वो जब एक पार्टी के साथ में, एक पर्सन के साथ में इतना ऑब्सेस हो जाता है कि वो जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर कह सकते हैं ना रैशनल थिंकिंग है, उसको छोड़ के एक पार्टी के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा टिल्टेड हो जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, मतलब एक्सट्रीम लॉयलिटी टू दी पार्टी प्रिंसिपल्स और पार्टीज स्टैंड। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक बेसिक ढांचा है, एक इंट्रो है, ठीक। डायनासोर गन कहाँ है सर? डायनासोर गन ये रखी बेटा। गोली खाओगे क्या नए साल में डायनासोर गन की? हाँ बताओ, यहां तक समझ में आया? बताओ जल्दी। क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ? सर नए साल में क्या गलती ना करें? अभी तो तुम जो एक गलती करोगे, साल भर करोगे, वो क्या करोगे? मतलब स्पेसिफिकली साल के शुरुआत के कुछ दिन में तो करोगे ही कि 2026 लिखने की जगह डेट में 2025 लिखोगे बार बार। वो गलती सुधारना जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुधारना बंद करो, उसके बाद में आगे की चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तो 15-20 दिन तो उसमें उलझे रहोगे कि आज की तारीख 1/1/2025, अरे नया साल आ गया, ठीक है। अप्पू हाथी और ये सब आ रहे हैं बेटा, वो थोड़ा मामा के गांव गए हैं तो वो कोहरा बहुत है ना, तो उनकी ट्रेन डिले चल रही है, फिर आएंगे वो क्लास में। चलो पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर है। अब आते अपन किस चीज पे कि पॉलिटिकल पार्टी का जब अपन ने डेफिनेशन देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स देख लिए। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव मेंबर, 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर हु लीड्स द पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिव मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टी का सारा क्या बोल सकते हैं वर्किंग को संभालते हैं, और फॉलोवर्स दोज हु सपोर्ट देम एंड वोट देम इन इलेक्शंस। तो 3 कंपोनेंट होते हैं। अब 3 कंपोनेंट के हिसाब से जेंडर रीजन कास्ट के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, जेंडर रीजन कास्ट के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, जेंडर रीजन कास्ट के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर एक बार चेक करो। ये पिछले वाली क्लास में डिस्कस हुआ था तो बोल दिया था अपलोड हो गए, है ना। चलो अब आ जाओ किस चीज पे, अगला टॉपिक है अपना कि पॉलिटिकल पार्टीज तो समझ में आ गई कि ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। अब ये कैसे पावर गवर्नमेंट में होल्ड करते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो जैसा मैंने तुम्हें हमेशा बताया क्या कि सवाल क्या होता है बाबू, सवाल होता है बहरूपिया। तो तुम्हें वो बहरूपिया सवाल का नेचर समझना है कि ऐसा पूछ लिया जाए फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा पूछ लिया जाए रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो चाहे रोल्स पूछे चाहे फंक्शंस पूछे, बात एक ही जाना है। तो यहाँ पे 6-7 फंक्शंस बताए, और मैं तुम्हें 7 मार्च को पेपर है तुम्हारा, मैं आज बता रहा हूं। अभी अपन ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले, 2 महीने, जनवरी भी, अभी 7 जनवरी भी नहीं आया, फरवरी मार्च, 2 महीने पहले बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका सिविक्स में या तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या फिर फंक्शंस या फिर रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे आता है। क्यों? क्योंकि पूरी सिविक्स में 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जिन 2 टॉपिक पे सीधे पॉइंटर वाइज आंसर मिलते हैं, और ये तय है कि सीबीएसई आपको किसी ना किसी सेट में ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देगी। तो भूलना नहीं है, याद से याद कर लेना इसको, ठीक है। समझ गए ना बाबू? एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का। क्लियर हुआ? सर पेपर थोड़ा थोड़ा लीक मत करो, ये क्या होता है थोड़ा थोड़ा लीक मत करो? ये तब देखो, ये ना बहुत बट ऑब्वियस सी चीज है कि या तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सिविक्स के इन 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये पूरी सिविक्स में
दो टॉपिक ऐसे हैं जिन पे डायरेक्ट पॉइंट वाइज आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसको वही टिक लगा लो, चांद सितारे फूल और शबनम कर लो उसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सारे फंक्शंस फटाफट से एक बार में समझना। पहला फंक्शन क्या पॉलिटिकल पार्टी का, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है तो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है। कैसे? तो कुछ देशों में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने कैंडिडेट्स को तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट किस जगह से चुनाव लड़ेगा, उसको टिकट देती है। कुछ जगह पे क्या होता है कि इंटरनली डिसाइड किया जाता है इलेक्शंस के थ्रू कि किसको टिकट मिलना चाहिए। और हमारी कंट्री में जैसे अगर आप देखो तो टॉप पार्टी लीडर्स हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन चुनाव लड़ेगा। और उस तरह से क्या होता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है अपने अपने कैंडिडेट्स के थ्रू इलेक्शन लड़ती है। तो पहला फंक्शन यही हो गया। आपको क्या लिखना है आंसर में, देखो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको इस तरह से पहला पॉइंटर हो गया आपका कि पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, चुनाव लड़ती है, ठीक है। पहला फंक्शन हो गया पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। फाइन, तो टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड दैट हु विल कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो पहला फंक्शन हो गया आपका पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको ये 7 पॉइंटर ध्यान रखना, उन पॉइंटर्स के एक्सप्लेनेशन देना है क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। ये च्युइंगम है, इसको कंप्रेस और स्ट्रेच करना है आपको बस, कि 7 पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्शन लड़ने का काम कर लिया। इलेक्शन लड़ने के बाद में दूसरा फंक्शन या रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि अब जीत गए अगर, तो भाई साहब इलेक्शन लड़े और जीत गए, बल्ले बल्ले। अब जीतने के बाद में आपको क्या करना होगा, सरकार भी तो बनाना होगी। तो वंस द इलेक्शंस आर, ठीक है, वंस द इलेक्टोरल प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, तो जो पार्टी जीतती है तो वो क्या करती है, फॉर्म्स एंड रन दी गवर्नमेंट। तो वही पॉलिटिकल पार्टी फिर क्या करेगी, सरकार बनाएगी। जो पार्टी जीती है वो पार्टी सरकार बनाएगी। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया, है ना, सब कनेक्टेड है। तीसरा क्या है, अब देखो क्या है, तीसरा ये है कि जब चुनाव लड़ने की बारी आती है ना पॉलिटिकल पार्टीज की, तो चुनाव ऐसे नहीं लड़ती है वो कि हिंदू मुस्लिम करवा दो चुनाव लड़ लेंगे, या फिर जाट राजपूत ब्राह्मण गुजर करवा दो चुनाव लड़ लेंगे। पॉलिटिकल आइडियली तो नहीं करना चाहिए, अब करते तो हम क्या करें, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए अपने अपने प्रोपेगेंडा रखे। जैसे अपन ने क्लास 9 में पढ़ के आया, अगर आपको ध्यान हो, इलेक्टोरल कैंपेन जब पढ़ा था, तो इलेक्टोरल कैंपेन में बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन को नैरो डाउन करके कुछ पॉलिसीज रखती है, अपना मत रखती है कि अगर हम चुनाव में जीते तो हम ये करेंगे। और उन्हीं आधार पर फिर क्या होता है, चुनाव में जीतने के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। तो तीसरा फंक्शन ये है पॉलिटिकल पार्टी का कि वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को नैरो डाउन करके पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड्स अपॉन फ्यू बेसिक पॉइंटर्स ओवर व्हिच पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विल बी फॉर्म्ड इफ दे विन। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। समझ में आया? तो ये एक फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। गॉट इट? 3 फंक्शन समझ में आए? बताओ पहले क्या होता ना, एक बार हादसा हो गया मेरे साथ, थर्मोस्टेट वाली जो बॉटल रहती है, मैंने सोचा ल्यूक वार्म भर के लाया होगा पानी, सामने वाला इंसान उन्होंने बहुत खोलता हुआ पानी भर के रख दिया इसमें, और मैंने जोश में ऊपर से पीने की कोशिश करी, और जैसे जिस स्पीड से पानी मुंह में डाला था उस स्पीड से बाहर भी निकल के आया था। छाले आए थे गिफ्ट में वो अलग, तो इसके लिए थोड़ा सा टेस्ट करके पीना पड़ रहा है। तीनों फंक्शन समझ में आए? पहला है इलेक्शन कंटेस्ट करना, दूसरा फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं। जल्दी बताओ जरा चैट में एक बार। यस भाई, नया साल शुरू हो गया, एक दिन भी खत्म हो जाएगा, पढ़ ले। लगा है अभी भी हैप्पी न्यू ईयर में, पढ़े ना जरा तेरे से। तीन क्लियर हुए? अपन 3 पहले क्लियर करके फिर चौथे पे चलते हैं। चौथा फंक्शन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज। अब देखो कानून कौन बनाता है, कानून बनाता है लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। लेजिस्लेचर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कौन होते हैं, लेजिस्लेचर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जीते हुए जनता के प्रतिनिधि है। अब जो जीता है तो वो किसी ना किसी पार्टी से जीता होगा, तो एट द एंड आप क्या देखोगे कि पार्टी के ही लोग हैं जो लॉ बना रहे हैं। तो इस तरह से चौथा फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या है कि पार्टीज, ठीक है, मेक लॉज। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, दोज हु आर फ्रेमिंग लॉज,
दे बिलोंग टू सम और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसी तरह से क्या है कि लॉ मेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, लेट से आज बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की आइडियोलॉजी विल बी डोमिनेटिंग इन लॉ मेकिंग प्रोसेसेस। जो कानून बनेंगे उन कानूनों में बीजेपी का इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसा पार्टी चाहेगी वैसे कानून बनेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी की ही सरकार है, समझ में आया? क्योंकि पार्टी की ही सरकार है। तो चौथा पॉइंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज। पांचवा रोल, अब देखो, तो ये चार रोल ऊपर के आपस में कनेक्टेड एक तरह से इलेक्शन से, कि इलेक्शन कंटेस्ट करती है, सरकार बनाती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती है, समझ में आया? तो लॉज बनाना जीतने के बाद का काम है, और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वो जीतने के पहले से ही अपने पॉलिसीज प्रोग्राम सब अगर जीते तो ये करेंगे करके ऐसा देना शुरू कर देती है। ठीक है, बताओ चौथा पॉइंट क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, मेक लॉज। अब पांचवा क्या है? अब उन पार्टीज का क्या जो जीत नहीं पाई, ठीक है, वो बोलेंगे ना मैं भी तो अनाथ हूं, मैं भी तो कुछ काम करती होंगी, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जीत नहीं पाती है, तो पांचवा फंक्शन उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आता है। तो पांचवा फंक्शन में आप क्या देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो ऑल दोस पार्टीज हु आर नॉट एबल टू विन इन द इलेक्शंस, ठीक है, प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको हेडिंग ही देना है कि पांचवा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन, और रोल ऑफ ऑपोजिशन लिखने के बाद में फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि रोल ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो जीत नहीं पाती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? एक तरह से पार्लियामेंट में जीती हुई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर चेक मेंटेन करती है, एक कह सकते हैं दे कीप एन आई ऑन दी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सही काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है। ठीक है, दे प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। क्लियर हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। क्लियर है? ऑपोजिशन। जयंत शुक्ला, बेटा स्पैम ना करो, ठीक है, बहुत गलत बात है। ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्या कि पॉलिटिकल पार्टी, ग्लोबलाइजेशन के नोट्स कैसे नहीं आए यार, क्या बात करते हो? ग्लोबलाइजेशन और डाउट सॉल्विंग के नोट्स एक साथ गए हैं। आज तो छोड़ देते, एक बच्चा लिख रहा है आज ही तो नहीं छोड़ना है। बचपन में बोलते हैं ना, जो साल की शुरुआत के दिन करोगे साल भर करोगे, तो अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे फिर साल भर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे आज छोड़ दूंगा तुम्हारा? और तुमने अगर आज नहीं पढ़ा तो तुम साल भर नहीं पढ़ोगे। स्ट्रेटेजी समझ रहे हो तुम? तो छठवें फंक्शन पे आ जाओ। छठवां फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। देखो बहुत अच्छे से समझना, पॉलिटिकल पार्टी को आप ऐसे समझना कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टी एक तरह का क्या है, एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो अब क्या होता है आज के समय में, अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि इन्फ्लुएंसर ने बोले हेलो गाइस ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो फिर क्या होता है उस इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ गाइस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे क्या होता है ना, आपको देखने को मिलता है कि people those who are at the influential position, they influences the masses, they shapes the public opinion, है ना, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। अब वही चीज आप आ जाओ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। कैसे आ जाओ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर? तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं ना, लाखों लाखों मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो जो स्टैंड पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स लेंगे, जो स्टैंड पॉलिटिकल पार्टी लेगी, जैसे कानून आया तो उस कानून के बारे में एक आम आदमी को ढेला नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, ठीक है, उस लॉ का एल भी नहीं पता है, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने मीडिया में आके बोल दिया कि हम इस लॉ को अपोज करते हैं, तो अगले दिन देखना जमीनी स्तर पर बहुत सारे लोग जिनको उस कानून का कुछ भी नहीं पता है, वो भी बोलेंगे कि नहीं नहीं हम उस कानून की निंदा करते हैं। कानून किस चीज पे ये पूछ लोगे तो उसको वो ही नहीं पता रहेगा, लेकिन क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो फॉलो करता है उसने बोल दिया कि ये कानून गलत है, तो वो भी बोलेगा गलत है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि जैसे होता है ना, जैसा जीजा जी बोलेंगे वैसा
वो राजा है, क्या नाम था उसका वो मूवी में, वैसा मुझे करना होगा। तो वही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है तो क्या होती है, बहुत सारे लोगों की जीजाजी होती है। किस सेंस में? तो जैसा पॉलिटिकल पार्टीज बोलेगी वैसा लोग करेंगे। तो दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व लैक्स ऑफ मेंबर्स अराउंड द कंट्री. So whatever the stands are taken by the political parties on any specific issue, the same stand और कह सकते हो कि the same take is taken by the general public. This is how political parties shape the public opinion. छठवां फंक्शन हो गया। अब सातवां फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। इसका एक मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूं आपके गली मोहल्ले का। आपके सबके गली मोहल्ले में ना एक आदमी जो रहता है, जो हो सकता है उस गली मोहल्ले का पार्षद हो या फिर उस गली मोहल्ले का उभरता हुआ नेता हो, युवा नेता हो। तो अब क्या होता है ना, आपके कॉलोनी में अगर कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपकी कॉलोनी में? जैसे ऐसी दिक्कत है कि मान लो नालियां साफ नहीं हो रही, या फिर आपकी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उभरता हुआ नेता जो है वो क्या करेगा, एक दिन बोलेगा, अरे अंकल जी रुको, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात है सीधी, मैं करवाता हूँ, रुको 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 मैं करवाता हूँ। और फिर वो युवा नेता क्या करेगा, 4-5 छुटभैया को और अपने साथ लेके कलेक्टर ऑफिस में जाएगा और बोलेगा, कलेक्टर साहब हमारी कॉलोनी की लाइट क्यों नहीं जल रही है? ठीक है, तो फिर कलेक्टर साहब बोलेंगे, यार ठीक है, और आ गया, 4 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो कलेक्टर साहब भी क्या वो सोचते हैं कि ये आदमी जो है ना आम आदमी नहीं है, ये उन आम आदमियों के बीच में एक आमों का राजा है। तो जो इस तरह से आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, आम जनता को गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट वेलफेयर से कनेक्ट करवाने में इजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक आम आदमी गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट ना सुने, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या पीपल एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज जो रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रेशराइज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जनरल पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम कर देते हैं। कौन? पॉलिटिकल पार्टीज या पीपल एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज। तो सातवां फंक्शन यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब सरकार तक पहुंच अगर जिनकी नहीं है तो उनको सरकार तक पहुंचाने में मदद करती है पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने में मदद करती है। गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम जो है तो जनता तक पहुंचाने में मदद करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, समझ में आया? मैंने तुम्हें एक सैटारिकल फॉर्म में एक एग्जांपल से समझाया, लेकिन दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्ट पीपल एंड गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? बताओ। सातों फंक्शन में से किसी फंक्शन में डाउट है? पहला, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा, फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। तीसरा, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है। चौथा, पार्टीज लॉज बनाती है। पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती है। पार्टीज पब्लिक ओपिनियन शेप करती है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। ठीक है, प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन में बाबू देखो सिंपल चीज है कि अगर मान लो मैंने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव हार गया, तो क्या बोलूंगा फिर मैं एक मोटिवेशनल सी लाइन बोलूंगा आके कि गिर जाना मेरा अंत नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं हार तो गया हूं, लेकिन हारने के बाद में जो जीता है उन्हें भी तो ये याद दिलवाना होगा कि तुम जीते हो तो तुम परमानेंट नहीं जीते हो। ठीक है, उन्हें याद दिलाना होगा कि अगर जो जीत गया वो गलत काम हमेशा नहीं कर सकता है। जो जीत गया उसको आपको क्या करना होगा, बार बार चेक करना होगा कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है कि रूलिंग पार्टी ने अगर कोई लॉ लाई है और गलत लॉ है तो उसके अगेंस्ट में अपोज करना, लोगों को ऐसा दिलाना हम भी है लाइन में। अपोजिशन बोलती है कि अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो एक बार हमें ट्राई कर लो, उस टाइप से। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। समझे? क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताओ। सिक्स्थ वाला बता तो दिया, शेप्स पब्लिक ओपिनियन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे फॉलोवर्स है, तो जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स है तो वो आदमी जो चीज बोलेगा वो फॉलोवर्स सुनेंगे और सुन के उस चीज में विश्वास करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या है कि वॉट एवर द स्टैंड्स आर टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पीपल ऑल्सो विल टेंड टू अबाइड बाय दो स्टैंड्स। ठीक है, क्लियर हुआ? पब्लिक ओपिनियन में मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, पब्लिक ओपिनियन को ऐसे शेप करेगी कि अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, एसआईआर हो रहा है ना, एसआईआर जानते हो आप, वोटर्स लिस्ट को अपडेट कर रहे हो सारा सब कुछ। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज किया कि नहीं एसआईआर गलत है, तो एक आम आदमी जिसको एसआईआर के बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन वो उस पार्टी का सपोर्टर है,
तो उसको लगेगा कि एसआईआर गलत है। क्यों? क्योंकि उसको, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उस पार्टी ने बोला कि एसआईआर गलत है। वहीं पे अगर एक दूसरा व्यक्ति है, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो पार्टी बोल रही है कि एसआईआर सही है, जरूरी था लाना, तो फिर क्या होगा? फिर वो उस पार्टी के सपोर्टर सोचेंगे एसआईआर सही है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी तो बोल रही सही है। तो ऐसे है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शंस के बाद में ऐसा है कि सर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के चलते इतनी दिक्कत होती है, ये वो सारा सब कुछ होता है, करप्शन होता है, लोग मारपीट मचाते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज रखना ही क्यों? बिना पॉलिटिकल पार्टीज के देश नहीं चल सकता है क्या? आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हो, पहले आप नेता बनाते हो, और वही नेता फिर क्या है, जब आपका खून चूसते हैं तो आप समस्या बताते हो कि अरे नेता ने ऐसा कर दिया, करप्शन कर दिया, कर दिया, तो रखो ही मत पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आज आप देखेंगे तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, नेसेसिटी है। तो क्या नीड है, क्या नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इस पॉइंट में आपको इस टॉपिक में बताया गया है। और सीधा क्वेश्चन यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो देखो 3-4 पॉइंट्स है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी ना तो क्या होगा? ये कंट्री है, ये कंट्री में क्या है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अच्छे से समझना। और अभी क्या होता है ना कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जैसे अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए, कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए, और फिर क्या होता है, फिर चुनाव होता है तो पता लगता है कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जैसे कांग्रेस जीती, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर बीजेपी जीती, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी जीती, तो आपको यह पता चलता है कि कितने जगह पे आप कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी पार्टी का ही कैंडिडेट जीता है। लेकिन अगर पार्टीज ना होती तो फिर क्या होता? फिर ये होता है कि आपस में कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता ही नहीं। ठीक है, फिर आपस में कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता ही नहीं, सारी पार्टीज इंडिपेंडेंट होती, मतलब सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होते, तो ऑल द कैंडिडेट्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, एक साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाएगी, तो अब एक साथ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाएगी तो सब कैंडिडेट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुनाव लड़ेंगे। अब जब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके, ऐसे समझना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने सबको क्या देके रखी है, एक जैसे ऐसे समझो कि अगर मान लो आप फुटबॉल खेलने गए, ठीक है, आप फुटबॉल खेलने गए, लेकिन क्या है ना कि आपके बीच में कॉमन जर्सी नहीं है, तो सब अपने अपने घर के कपड़े में चले गए, सब अपनी अपनी टी शर्ट में, तो किसी ने लाल कलर की टी शर्ट पहनी, किसी ने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी, किसी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट, किसी ने व्हाइट कलर की टी शर्ट, है एक ही टीम के, लेकिन सब अलग अलग टी शर्ट पहन के अगर खेल रहे होंगे तो इतना क्योटिक हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसको पास दे रहे, दूसरी टीम वालों को दे दिया पास अपनी टीम का समझ के। ठीक है, बड़ी दिक्कत जाती है। लेकिन जब आप एक यूनिफॉर्म पहन लेते हो, तो एक यूनिफॉर्म पहन लेने से क्या हो जाता है कि आपका मैच स्मूथली चलेगा, है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यही काम पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, वो जर्सी वाला काम करती है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो सारे कैंडिडेट फिर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज उनको सबको एक सूत्र में बांधती है, मतलब उनको एक साथ यूनाइटेड करती है, ताकि क्या हो, ताकि जब वो इलेक्शन जीतने के बाद ये दिखे कि हाँ इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पॉलिटिकल पार्टी जीती है, एक सरकार बनेगी, तभी वो एक दिशा में सोच पाएगी, एक मतलब वो एक क्या कर सकते हैं ना, आप क्या कहोगे कि तभी वो एक एक व्यू पॉइंट से फोकस कर पाएंगे, समझे, एक व्यू पॉइंट से फोकस कर पाएंगे, नेशनल लेवल पर डिसीजन ले पाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहते, नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये दिक्कत होती, तो देयर विल बी नो लॉस फॉर नेशनल पॉलिसी अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहती तो सारे कैंडिडेट्स अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही इंडिपेंडेंट रह जाते हैं। समझ में आया? बताओ। पॉलिटिकल पार्टीज एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाके देती है सर। हाँ, गुड, क्लियर हुआ? अब बता दो, मैंने तो भरता बना दूंगा। हाँ, तुमने इंसान को इतना लाचार मजबूर कर दिया कि हिंदी के शब्द इस्तेमाल करने में उसे संकोच करना पड़ता है। मिल गए किसी दिन, ये बॉटल मारूंगा तुम्हारे सिर पे मैं। क्लियर हुआ कि why do we need political parties? What is the necessity of having a political parties? Because if there will be no political parties, all the candidates will remain independent in the absence of political parties. सब अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहेंगे,
कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनी नहीं पाएगी, मतलब सब बोलेंगे ना मैं क्यों करूं, मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता हूं तो यहीं के बारे में सोचूंगा, और सब अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचेंगे तो नेशनल लेवल के बारे में कौन सोचेगा? ठीक है, नेशनल लेवल के बारे में कौन सोचेगा फिर? ठीक, चलो फिर क्या देखो, एक चौथा तीसरा पॉइंट देखो, तो फॉर्म्स द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फॉर्म्स द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि आज के समय में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं है, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, मतलब हम हर डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिहाफ पे एक नेता को चुन लेते हैं और वो नेता जो है तो हमारे बिहाफ पे फिर क्या करता है, निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, नेता हमारे बिहाफ पे नेशनल लेवल पे निर्णय लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा ना कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हम अपने कैंडिडेट्स को चूज कर लेंगे लेकिन हमारे कैंडिडेट जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि लार्ज सोसाइटीज नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट ओपिनियंस। क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जीते हैं, हम अपने लीडर को चूज करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने अपने लीडर को चूज कर लिया, इन्होंने अपने लीडर को चूज कर लिया, इन्होंने अपने लीडर को चूज कर लिया, लेकिन इन सारे लीडर्स को एक तार में बांधने का काम, मतलब इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ना, पता है, धागा होती है और लीडर्स क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो सारे फूल मतलब सारे लीडर्स अगर एक धागे के साथ बंध जाएंगे तभी तो माला बनेगी ना मेरे दोस्त। तो वैसे ही क्या है ना कि अगर आप जैसे देखेंगे कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो है, इंडिया जैसे एक लार्ज सोसाइटी है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सारे डिविजन जो है, बहुत ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी है। तो इन लार्ज सोसाइटी में अगर आपको लोगों के ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करवाना है तो लोगों के ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इन सबको एक साथ आपस में कनेक्ट करना होगा। और वो एक साथ आपस में कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, वो एक साथ आपस में कनेक्ट हो पाएंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो सूत्र का काम कौन करती है, वो सूत्र का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो दिस इज व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। ठीक, ये नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गई है। फंक्शंस पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की। ठीक है, फंक्शंस पे बहुत ज्यादा लीडर्स FOOL होते हैं सर। फूल का मतलब मेरा पुष्प था, वो वाला फूल नहीं था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। Which of the following statement are correct related to the political role of political parties in India? रोल ही फंक्शन है, गंगाधरी शक्तिमान है ना, वैसे रोल ही फंक्शन है। Political parties play a decisive role in law making of the country, making different interest groups in the country play the role of shaping public opinion, pulling forward different policies and programs. बताओ बताओ कौन से करेक्ट है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट सेलेक्ट करो जरा, पोल आ गया। क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन ऑप्शन जो है ना, तो ऑप्शन से थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया है। तो आपको जो एक लग रहा है कि हाँ ये एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है, तो उसको अपन एलिमिनेट कर देंगे। बाय द वे, जो आपको लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है, लेकिन ऑप्शंस को अगर देखोगे तो आपके लिए आंसर गेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का की नेसेसिटी क्या है, ये तो अपन ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि किस किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है, आगे अपन अब उस चीज पे बात करेंगे। बताओ 3 2 1 टाइम अप हो गया दोस्त। तो वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द कंट्रीज। तो अगर बहुत फिलोसॉफिकली समझोगे तो बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप को उठाती है, उनके मुद्दे को उठाती है और एक पार्टी बन जाती है। लेकिन क्योंकि आपको बुक में दिया नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी डिसाइसिव रोल लॉ मेकिंग में करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स हमारे सामने पुट फॉरवर्ड करती है, तो ये तीनों चीज तो करती है। तो 1 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और कितने परसेंट बच्चों ने दिया? 61% बच्चों ने दिया, बहुत बढ़िया।
आज लीडर बोर्ड पढ़ दे। साल के पहले दिन में कितने बच्चे ऐसे हैं जो लीडर बोर्ड पे आए हैं? आओ 2026 के वो बच्चे जो पहली बार लीडर बोर्ड पे आए हैं, स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम अंकित किया जाएगा इतिहास में। तेजस, गौरी बिजलवान, निशा मीना, ऋषिका शाह, नीरज, खुशबू, नेहा, तमन्ना, ब्रेव ज्योति। ब्रेव ज्योति वो एक वो नहीं चला था एक बार मीम जिसमें सब बच्चे अपने अपने नाम के आगे अलग अलग एक प्रीफिक्स लगा रहे थे। जैसे दिगराज था तो डैशिंग दिगराज, ज्योति तो ब्रेव ज्योति, ठीक है। तो वैसा वाला ब्रेव ज्योति ने अपने नाम के आगे लगा लिया। तनुष, ओके, ताली बजा इन बच्चों के लिए। पहला लीडर बोर्ड साल का, क्या बात है। देखो नए साल की ये जो एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन याद रखना तेल लगा के सरसों का बदला लेना है बरसों का। तो जो पिछले कई सालों से तुम्हारा कमबैक नहीं हुआ है वो कमबैक अपने को क्या करना है, इस साल में करना है। तो यही तुम्हारे नए साल का क्या है, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो बढ़िया। आइए मित्रों आगे बढ़ा जाए। जय नया साल। तबीयत खराब है तो मजा ला देता तुम्हें, आज नया साल बनवा देता तुम्हारा में। यहां तक क्लियर है सब कुछ? बताओ अगले पार्ट पे जा रहे हैं चैप्टर के। तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज का खोखा समझ लिया, ढांचा समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास में कितनी पार्टीज होना चाहिए? एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, मल्टीपल पार्टी। तो वही मल्टीपल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम समझेंगे। कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट होता है वो समझेंगे। तो अगर मैं आपसे यही सवाल पूछ लूं विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, तो आप क्या लिखोगे? दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड सर। क्यों? क्योंकि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट होता है ये हम चूज नहीं करते हैं, ये हमारी कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व होता है। तो कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट होता है ये हम चूज नहीं करते हैं, दिस इवॉल्व्स in our country system depending on the nature of society, its social and regional division, history of politics and its system of election। समझे? इन्हीं सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके कि समाज कैसा है, किसी भी जगह का कह सकते हैं रीजनल डिवीजन है या नहीं है वहां पे, ये सब कुछ देख के ना ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो ना मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी एक कंट्री के लिए बेस्ट नहीं होता है। कौन सा पार्टी सिस्टम किस कंट्री के लिए बेस्ट होता है वो डिपेंड करता है उस कंट्री की सोसाइटी के ऊपर, उसका सोशल और रीजनल डिवीजन के ऊपर, उसकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, उसके सिस्टम ऑफ इलेक्शन के ऊपर। तो डिपेंडिंग ऑन दिस वी हैव सीन मल्टीपल टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। पहला पार्टी सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है ना, The name itself is explaining कि only one party rules the country, की एक पार्टी होती है वो रूल करती है कंट्री को। एग्जांपल जैसे चाइना में आप देखो तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल करती है, ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या है, वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी डोमिनेट करेगी और एक पार्टी का दबदबा रहेगा, दूसरी पार्टी का ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया ना, कहने को इलेक्शन करवा रहे हैं, डेमोक्रेसी भी बोल रहे हैं, पार्टी लेकिन एक ही है। तो फिर काहे की डेमोक्रेसी? समझ में आ रही मेरी बात? तो फिर काहे की डेमोक्रेसी? क्योंकि इस तरह की डेमोक्रेसी को तो आप क्या कहोगे, ये इस तरह की डेमोक्रेसी तो दिखावे की डेमोक्रेसी है। व्हेन पीपल डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी लाले, ठीक है। ये तो दिखावा कर रहे हो तुम। तो वही है कि वन पार्टी सिस्टम ऐसा जहां पे एक ही पार्टी रहती है, जैसे चाइना एक एग्जांपल है। दिस सिस्टम इज नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज देयर इज नो रियल चॉइस फॉर पीपल। तो एक तो ये सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि power usually alternates between two major parties, other parties exist but rarely form the government। तो टू पार्टी सिस्टम में क्या है ना कि दो ही मेजर पार्टी रहेगी, जैसे यूएसए में है, यूके में है। तो यूएस और यूके में आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि टू ही मतलब डोमिनेटिंगली टू पार्टीज आर देयर और पावर उनके बीच में शिफ्ट होती रहती है। दूसरी पार्टीज होती है लेकिन दूसरी पार्टीज क्या होती है ना, औने पौने दाम में चने फुटाने के टाइप से रहती है कि पार्टी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है, कभी सरकार नहीं बना पाती है, ठीक है। बस वो क्या करती है, उनका काम ये रहता है हु हाइप बनाना, बाकी सरकार बनाने का काम सिर्फ दो ही पार्टीज के बीच में चलता रहता है। तो ये टू पार्टी सिस्टम होता है। क्या ये डेमोक्रेटिक है? हाँ ये डेमोक्रेटिक है, बिकॉज पीपल हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। और ये आपको यूएस और यूके जैसे देशों में देखने को मिल जाएगा। फिर क्या आता है,
फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहां चल रहा होता है भंडारा। एक ये पार्टी पसंद नहीं आ रही, ये दूसरी पार्टी, ये पसंद नहीं आ रही है तीसरी पार्टी, तीसरी पसंद नहीं आ रही चौथी पार्टी, अरे चौथी पसंद नहीं आ रही खुद बना लो एक पार्टी। समझ में आ रहा? तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि पीपल हैव दी मल्टीपल पार्टीज, और मल्टीपल पार्टीज होने के साथ साथ में अपॉर्चुनिटी भी है कि मल्टीपल पार्टीज की सरकार बन पाए। जैसे अगर आप इंडिया का इतिहास उठा के देखोगे ना, नेशनल लेवल पे इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, ठीक है, और कितनी अलग अलग कोलिजन्स बना बना के, अलग यूपीए, एनडीए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनी है। स्टेट लेवल पे चले जाओगे तो स्टेट लेवल पे हमने गुलदस्ता बना के रखा है, नॉर्थ ईस्ट में अलग पार्टीज चल रही है, साउथ इंडिया में अलग पार्टीज चल रही है, नॉर्थ इंडिया में अलग पार्टीज चल रही है। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि मल्टीपल पार्टीज आर कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, और मल्टीपल पार्टीज के पावर में आने के चांसेस है। ऐसे सिस्टम को आप मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हो, ठीक है। तो मेनी पार्टीज कंपीट फॉर पावर, गवर्नमेंट इज ऑफन फॉर्म्ड बाय कोलिजन्स और अलायंसेस। तो जो कोलिजन्स होते हैं और अलायंसेस होते हैं, उनसे सरकारें बनती है। कोलिजन और अलायंस क्या होते हैं ये समझना। तो जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं होती कि वो सरकार बना पाए, तो दो पार्टीज एक साथ हाथ मिलाती है, और इसी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, गठबंधन। आओ गठबंधन कर लें का, वैसा वाला। तो गठबंधन का मतलब क्या है कि जब एक पार्टी मेजोरिटी नहीं ले पाती है तो एक से ज्यादा पार्टीज एक साथ आती है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में ये बहुत कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको ये देखने को मिलता है कि एक पार्टी के पास में कभी कभी पावर नहीं आएगी, तो एक से ज्यादा पार्टीज एक साथ आएंगी। और जब ये चुनाव से पहले ही डिक्लेयर हो जाता है कि हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उसको अलायंस कहते हैं। जैसे एनडीए अलायंस है किसका, बीजेपी का। जैसे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, कांग्रेस और उसके कांग्रेस के दोस्तों का, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट जो है, तो लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टीज है उनका अलायंस है। तो चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कर देते। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, एक अलायंस बना था इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में बीजेपी के अगेंस्ट में सारे अपोजिशन एक साथ आ गए थे। बीजेपी का अलायंस का नाम क्या है, एनडीए। तो बीजेपी और बीजेपी एंड बीजेपी फ्रेंड्स, वो एनडीए कहलाएंगे। समझ में आया? तो अलायंस चुनाव के पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। और कोलिजन क्या है कि जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आने के बाद में दिखता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी या फिर किसी एक अलायंस को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो दो तीन लोग एक साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कोलिजन बनाने की कोशिश करते हैं सरकार बनाने की, तो वो क्या कहलाता है, वो कोलिजन गवर्नमेंट कहलाता है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मेजर अलायंस जैसे देखोगे तो 2004 के एनडीए था, यूपीए था, लेफ्ट फ्रंट था। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का पता फायदा क्या है कि जितनी डाइवर्स कंट्री होगी वहां पे उतनी मल्टीपल पार्टीज होंगी, ठीक है। तो दिस सिस्टम अलाउज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट थ्रू इट, दो इट में कॉज इनस्टेबिलिटी। तो ये जरूर है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कभी एक पार्टी इधर भाग रही, दूसरी पार्टी उधर भाग रही, लेकिन इससे डाइवर्स ओपिनियंस को आप अकोमोडेट कर पाएंगे। तो कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है? देखो चाइना में क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा है तो वहां वन पार्टी सिस्टम काम कर जाएगा। इंडिया में नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की सोशल और रीजनल डिविजन्स को, इंडिया का नेचर ऑफ सोसाइटी को, इंडिया की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हुए आपको मल्टीपल पार्टीज बनाना ही पड़ेगी। तो नो वन पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, ठीक है। none of the party system is best for any country. Party system is not chosen by the country, it evolves in the country. इस स्टेटमेंट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स क्लियर हुआ? इस पे डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएट वाले टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पार्टी सिस्टम पे। सर एक बार और वो डायलॉग बोल दो, कौन सा? नए साल वाला। नए नए साल आ चुका है, और नए साल का अल्टीमेट मोटिवेशन अगर तुम्हें चाहिए तो वो यही है कि तेल लगा के सरसों का बदला लेंगे बरसों का। तो जो कई बरसों से तुम्हारा कमबैक नहीं हो पाया था दोस्तों, इस साल कमबैक करना है अपने को। तो उस कमबैक के लिए तुम्हें मैंने आज मोटिवेशन दे दिया, लिख लेना अपनी छाती पे और दीवालों पे, ठीक है, कि हाँ पिछले कई सालों से जो कमबैक नहीं हो पाया वो करना है इस बार, ठीक। नॉर्थ कोरिया में भी वन पार्टी सिस्टम है। मेरा वचनीय शासन, किम जोंग उन। क्लियर है? यस और नो? जरा तेजी से बता दो मुझे, यस और नो जरा तेजी से बता दो। अबे छुट्टी नहीं कर रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट करेंगे अभी।
चलो, अलायंस क्या है ना, जैसे मैं बता रहा हूं कि किसी पार्टी को जब समझ में आ रहा होता है कि यार अकेले मजा नहीं आएगा, तो वो पहले ही अब टीम अप कर लेते हैं कि आ जाओ, दोस्ती करोगे, बनोगे मेरे दोस्त। तो जब बिफोर द इलेक्शन फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज हैव एग्रीड अपॉन कि अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं भी मिली तो अपन सब एक ही पार्टी के, मतलब अपन सब एक साथ आके टीम अप कर लेंगे। जैसे एनडीए क्या है, बीजेपी एंड इट्स फ्रेंड्स, यूपीए क्या है, कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंड्स। तो ऐसे अलायंस बने रहते हैं, ठीक है, अलग अलग दल, ठीक है। गुड, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब दो जरा फटाफट से। मल्टी पार्टी सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। असर्शन ये दिया है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अच्छा, रीजन दिया गया है, इट इज कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल दी सोशल एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया। जल्दी सेलेक्ट करो जरा फटाफट, क्या है इसका राइट आंसर। पोल दे दिया मैंने तुम्हें। 2024 के सेट नंबर 3 में क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या इंडिया में अडॉप्ट किया? पहली चीज तो अगर किया है तो रीजन देखो, तो क्या रीजन आपको सही लग रहा है? और रीजन सही लग रहा है तो क्या रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। 1 2 3 स्टेप में आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ बताओ बताओ। आज जल्दी छुट्टी कर दो। नहीं बेटा, आज नया साल है, आज तो ज्यादा पढ़ना है अपने को। आज जल्दी छुट्टी की तो तुम उम्मीद ही मत रखना। गलत सेलेक्ट कर दिया, कुछ खा लिया था क्या गलत, जो तुम्हारे सही ऑप्शन ना दिख पा रहे? गलत सेलेक्ट कैसे हो जाता है यार? ऐसा तो तुम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे जब कभी एग्जाम दोगे, मान लो जेई के, नीट के, ऐसे एग्जाम दोगे जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उनमें तो तुम फिर खिचड़ी बना के आ जाओगे। थोड़ा अपनी उंगलियों पे कंट्रोल रखा करो, अपने मन पे कंट्रोल रखा करो। चलो, तो इसी कंटेक्स्ट के साथ अगर देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ एंड आर टू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। क्यों? क्योंकि देखो, असर्शन मल्टी पार्टी सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, सही है। रीजन, इट इज कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल सोशल एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया, ये बात भी सही है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोशल और कह सकते हैं ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस जो है देश के अंदर, वो अकोमोडेट हो पाएंगे, इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आ जाओ, अब अपन ने मल्टी पार्टी सिस्टम भी देख लिया, पार्टी सिस्टम भी देख लिया। अब कंट्री के अंदर है ना, कुछ पार्टीज होती है नेशनल पार्टीज और कुछ पार्टीज होती है कंट्री के अंदर स्टेट पार्टीज। तो किस पार्टी को आप नेशनल पार्टी बोलोगे, किस पार्टी को आप स्टेट पार्टी बोलोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिक्स परसेंट वोट होगा भाई, 6% वोट इन parties that secure 6% vote in 4 states। हाँ, ऐसे कुछ था ना, हाँ ठीक है। आ जाओ, इन्फो नहीं है तो नेशन से आ जाओ बाबू, लीडर बोर्ड पढ़ देते हैं। हाँ, नेशनल पार्टीज पढ़ेंगे। गौरी बिजलवान ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है, एक बार लीडर बोर्ड में टॉप पे आके। सुभाष मिता साहू हर्ष, अनुराधा केडी दर्शन, अवंतिका थैनोस, आशीष कुमार, मंजरी और वैष्णवी। आ जाओ, ये बच्चे हैं, इनके लिए तालियां बजा दो जरा। एक बच्चा लिख रहा है सर ये गौरी बिजलवान कैसे आ जाती है बार बार टॉप पे? जलो मत, बराबरी करो। कुछ तो गौरी बिजलवान की उंगलियों में जादू है ठीक है, फटाक से कर देती एक बार। फास्टेस्ट फिंगर्स, लैपटॉप में पोल नहीं आ रहे? अरे आ रहे हैं यार, कैसे नहीं आ रहे?
ज्योग्राफिकल डिफरेंस कैसे जाएगा, समझो ना कि जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट से अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल पार्टी अगर आएगी तो वो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी दर्शाएगी ना, वो वहां की ज्योग्राफी को दर्शाएगी ऐसा। अब देखो दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अच्छे से समझना, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। ठीक है, दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक होती है नेशनल पार्टीज और एक होती है स्टेट पार्टीज। तो किसी भी पार्टी को, जैसे हमारी कंट्री में कोई भी पार्टी जो है, तो पार्टी कब बनेगी, जब वो पार्टी अपने आप को अब अभी अपन अभी क्लास में पार्टी बना दे, चलो लेट्स मेक अ चिकारा पार्टी, तो पार्टी तो ऐसे बन गई, लेकिन सिर्फ बोल देने से पार्टीज नहीं बन जाती ना, हमें क्या करना पड़ता है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके हमें रजिस्टर करना होता है। किसके पास रजिस्टर करोगे आप, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में हम रजिस्टर करवाते हैं। और आज आप देखोगे देश में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन कमीशन के पास में रजिस्टर्ड है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक जैसा फंड नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक जैसा दबदबा नहीं है। तो क्या होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है बाबू, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आप जैसे देखोगे तो वो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करती, तो उन पार्टीज को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे सिंबल स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, उनके सिंबल को कोई और यूज नहीं कर सकता है, जिनकी नेशन वाइड प्रेजेंस होती है उन्हें नेशनल पार्टीज कहा जाता है, जो कुछ क्षेत्र तक सीमित रहती है उन्हें स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज कहा जाता है। और ये सब कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया ले डाउन किया है, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दो तरह की पार्टीज है। अब व्हाट क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्टी। पहला सवाल, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी अगर बनना है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, किसी भी पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनना है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या होगा कि पार्टीज दैट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट, गड़बड़ कर दिया दोस्त, विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, है ना। ये नई एनसीईआरटी में अपडेट तो नहीं हो गया कहीं नई एनसीईआरटी में अपडेट तो नहीं हो गया, एक मिनट अब चेक कर लेते हैं, रुक जाना। हाँ, मतलब वो कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिटी में ले लेते हैं पहले, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है शायद नई एनसीईआरटी में अपडेट हो गया है क्या, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि ये इतना गलती कैसे हो सकता है पीपीटी में, एक मिनट दीजिएगा मुझे। नेशनल पार्टी के लिए and wins 4 लोकसभा सीट्स। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये वाला ये 4 गलती से लिखा था, ये 6 है ना दोस्त, ये 4 गलती से लिखा था, यही 6 है, बाकी ठीक है। तो आ जाओ, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ये वाला 4 जो लिखा था ना, इसको 6 कर लेना, ये पीपीटी में एरर है, बाकी सब ठीक है। तो कोई भी पार्टी जो है नेशनल पार्टी कब कहलाएगी, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाएगी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, 6% वोट सिक्योर करेगी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट सिक्योर करेगी इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन क्या है, तो जो पूरी कंट्री में एक साथ इलेक्शन होते हैं ना, तो उस पूरी कंट्री के इलेक्शन में अगर मान लो 100 वोटर्स थे, तो 100 वोटर में से जिस पार्टी को 6% वोट मिलेंगे वो पार्टी नेशनल पार्टी का एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स, और 4 सीट जीतना होगी। तो जैसे कितनी सीट है, 543 सीट्स है टोटल, तो 543 सीट्स में से 2 चीजें करना होगी एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। पहला चीज तो ये करना होगी कि 6% वोट जीते, वो किसके 6% वोट, लोकसभा इलेक्शन के, या फिर 6% वोट सीखे और 6% वोट ऑफ 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स के 6% वोट जीत जाए, या फिर 6% वोट जीत जाए लोकसभा इलेक्शन के। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ एंड में क्या है, सेकेंड चीज जो है कि आउट ऑफ 543 सीट्स कितनी सीटें जीतना होगी, 4 सीट जीतना होगी, मतलब 4 सीट पे उस पॉलिटिकल पार्टी को जीत हासिल होना चाहिए।
तब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहोगे, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इनके सिंबल को रिकॉग्निशन देता है कि कोई और यूज नहीं कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का क्राइटेरिया क्या है कि आपको किसी भी स्टेट की अगर पॉलिटिकल पार्टी बनना है, जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी बनना है, आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है, फॉर एग्जांपल क्या है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, तो वो पार्टी जम्मू कश्मीर की स्टेट पार्टी कब कहलाएगी, जब वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में 6% वोट जो है जीतेंगी। अब उनको अलग 4 स्टेट में जीतने से कोई लेना नहीं, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट पार्टी बनना तो जम्मू कश्मीर के 6% वोट जीते आउट ऑफ द टोटल वोटर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट्स होते हैं। प्लस इसी के साथ साथ में, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसी के साथ साथ में दूसरा क्राइटेरिया जो है, तो इसी के साथ साथ में दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि स्टेट पार्टी बनने के लिए उस पार्टी को वहां पे 2 सीट्स, मिनिमम 2 सीट्स जीतना होंगी। अब देखो यही है नंबरों का खेल, यही आदमी फंसता है क्या कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या है, ये सिंपल क्राइटेरिया पूछा भी जाता है, नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको 6% वोट ऑफ दी टोटल वोट्स इन दी लोकसभा और 4 स्टेट्स में 6% वोट ले लो, ठीक है। 4 स्टेट्स में अगर आप मान लो कि जैसे पूरे कंट्री में वोट इलेक्शंस हुए, लेकिन आपको लग रहा था कि आपका तो क्या है ना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही दबदबा है, तो अगर 4 स्टेट में भी आपने 6% वोट जीत लिए ना, तो भी आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। प्लस एक और क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा कि 4 सीट्स भी जीतना होगी लोकसभा के चुनाव की, ठीक है। ये नेशनल पार्टी बनने के लिए करना होगा। और स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 6% वोट ऑफ द स्टेट्स जीतना होंगे, प्लस उस स्टेट में 2 सीट जीतना होंगी। अब हर स्टेट में अलग अलग सीट वेरी करती है, जैसे मध्य प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 230 सीट्स होती है, तो 230 में से 2 जीतना है। टारगेट समझ में आ गया दोस्तों, क्या करना है, 2 सीटें जीतना है अपने को। चलो, तो ये रहा नेशनल पार्टी, ये रहा स्टेट पार्टी। अब देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन द कंट्री एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड इन 2023। तो 2023 के डेटा के हिसाब से 6 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में। और वो जो 6 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन कौन सी है, वो 6 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखने की अपन ने एक निंजा टेक्निक बनाई है। स्टेट पार्टीज को भी, जैसे मल्टीपल स्टेट पार्टीज है, सारी याद नहीं रखना, लेकिन एक बार नजर दौड़ा लेना इस मैप पे से, ठीक है, नजर दौड़ा लेना इस बार मैप पे से। बताओ, न्यू ईयर वाले दिन ही सर एक बच्चा, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, एक बच्चा पूछ रहा है कि नए साल वाले दिन ही घर वालों ने खुराक दे दी सर, क्या साल भर मुझे मार पड़ने वाली है। ये तो तुम्हारे साल भर के कर्म डिसाइड करेंगे बेटा, तो सावधान रहे और सतर्क रहे, क्योंकि तुम्हारी ओपनिंग जो है ना वो बहुत ही धुआंधार हुई है। क्या कर दिया तुमने ऐसा जो तुम्हें खुराक पड़ गई है? ठीक है। G20 वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा, वो 2023 में आया था, 23-24 में। हाँ, क्लियर हुआ? नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया क्लियर हुए। तो अब देखो, स्टेट पार्टीज तो हर एक रीजन की, जो स्टेट पार्टीज को क्या कहा जाता है ना, रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ स्टेट पार्टी का एक और वो है, एडवांटेज है कि स्टेट पार्टीज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। कैसे? तो भूला मत होना, कनेक्ट करो चैप्टर 2 फेडरलिज्म में अपन ने पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी गहरी दोस्ती, ठीक है। और सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी और गहरी दोस्ती कब बनेगी बताएं बाबू, जब आपको क्या देखने को मिलता है कि कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है, कोलिजन गवर्नमेंट में स्टेट पार्टीज जो है वो मदद कर रही है नेशनल पार्टीज को सरकार बनाने में, तो क्या है, तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा ना। तो स्टेट पार्टीज का वर्चस्व भी ही ये दर्शाता है कि फेडरलिज्म को ये मजबूत करेंगी, क्योंकि स्टेट पार्टीज जब नेशनल पार्टीज के साथ में हाथ मिलाएंगी, गहरी दोस्ती होगी, तो उससे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस गहरे होंगे, फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। अब नेशनल पार्टीज जो है ना, ये नेशनल पार्टीज 6 नेशनल पार्टीज हैं आपकी बुक में। पुरानी बुक ना पढ़ी है जनाब, नई बुक में 6 पॉलिटिकल पार्टीज है। पुरानी बुक की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से कुछ पार्टीज माइनस हो गई है, कुछ पार्टीज प्लस हो गई है,
ठीक है, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है टाटा बाय बाय हो गया नेशनल पार्टीज में से, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी में ऐड हो गई है, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो नया ऐड हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो बाय बाय हो चुकी है। तो शफलिंग हुई है। 2023 के इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 6 नेशनल पार्टीज है। अब मैंने दिया है तुम्हें एक चार्ट, तुम्हें क्या करना है, इस चार्ट की भेलपुरी बना के खा लेना है। क्यों? क्योंकि ये अब आप क्या स्टडी टेबल पे चिपकाओगे या फिर ऐसा कुछ बनाओगे जिससे आपको समझ में आएगा क्या, जिससे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। बेसिकली हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रट नहीं सकते हो आप, तो आपको क्या करना है, ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी क्या, एक फाउंडिंग ईयर होगा, एक आइडियोलॉजी होगी, एक सिंबल होगा, कोई ना कोई लीडर होगा, और वो पॉलिटिकल पार्टी का किसी एरिया में किसी रीजन में प्रेजेंस होगा, उसकी स्थिति कैसी है वो होगा। ठीक है, ये 3-4 चीजें ध्यान रखना है पॉलिटिकल पार्टीज की। दिस चार्ट विल मेक योर वर्क इजी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आपको 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स पे नापना है। और वो 5 पैरामीटर्स पे क्या नापना है हर पॉलिटिकल पार्टी को, कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ फाउंडिंग ईयर होगा, कुछ आइडियोलॉजी होगी, कुछ सिंबल होंगे, कोई लीडर होंगे और कोई एरिया रीजन में वो प्रेजेंट होगी। तो अब जैसे अगर अपन यहां से देखना शुरू करें तो जैसे सबसे पहली पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को रटने से बेटर क्या है कि मुझे बस ये 4 चीजें ध्यान रखना है, 5 चीजें। ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी का ईयर क्या था, 1980 में बनी थी। आइडियोलॉजी क्या है भारतीय जनता पार्टी की, तो एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज पे फोकस करती है, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। ठीक है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब कि अंत्योदय की आइडियोलॉजी जो है कि जो सबसे लास्ट में भी व्यक्ति है उसका भी भला हो, उस आइडियोलॉजी पे विश्वास रखती है। ठीक है, हिंदुत्व यानी कि कल्चरल नेशनलिज्म। देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, हिंदुत्व या फिर हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। ठीक है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ विच इवॉल्व्ड इन इंडिया। इंडिया में एक व्यक्ति का जीने का तरीका है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज अ कल्चरल नेशनलिज्म, कि ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, इस राष्ट्र की संस्कृति के हिसाब से एक जीने का तरीका है। रिलीजन जैसे अगर आप देखो तो रिलीजन तो वैदिक रिलीजन हो गए, सनातन धर्म हो गए, लेकिन हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, तो उस वे ऑफ लाइफ को ये प्रमोट करती है। और फाउंडिंग फादर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिख सकते हैं, सिंबल आपको पता ही है लोटस है, और एरिया रीजन जो है तो एनडीए उसका अलायंस है, प्रेजेंटली रूलिंग गवर्नमेंट है, ऐसे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इन चीजों पे, अब जैसे मान लो मेरे से पूछ लिया क्या कांग्रेस, तो मुझे ध्यान है कि कांग्रेस का ईयर क्या था, 1885 में कांग्रेस बनी थी। एक राइट लेफ्ट क्या बोलते हैं, सेंट्रिस्ट पार्टी है, ये राइटिस्ट पार्टी है, ये सेंट्रिस्ट पार्टी है जो कि सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, इस तरह की आइडियोलॉजी में विश्वास रखती है। हाथ का पंजा उसका सिंबल है, सिंबल मतलब फाउंडिंग ईयर हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, सिंबल हो गया, फिर उसके बाद में क्या है, लीडर्स। तो अगर जैसे देखिए तो एओ ह्यूम जो थे वो उन्होंने स्टैब्लिश किया था, एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, लेकिन प्रोमिनेंट लीडर जो थे इंडिपेंडेंस के बाद में तो जवाहरलाल नेहरू लिख सकते हो आप, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, इंदिरा गांधी वाज प्रोमिनेंट लीडर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया। और स्टेटस क्या है, तो लंबे समय तक रूलिंग गवर्नमेंट रही है, अभी अपोजिशन में है, रूल्ड फॉर अ मेजर पीरियड। तो ऐसे आपको क्या करना है, हर पार्टी को दिमाग में बैठाना है। ठीक है, हर पार्टी को ऐसे दिमाग में बैठाना है। क्लियर हुआ? मोदी जी का नाम लिख सकते हैं बीजेपी में। अब मोदी जी फाउंडिंग वो थोड़ी ना पर्सन, थोड़ी ना बीजेपी के है। आ जाओ अंशुमन, बंद करो भगवान के लिए, बंद करो स्पैम करना। अब अभी पकड़ के मैंने ना ब्लॉक कर दिया तो फिर चू भी नहीं निकलेगी आवाज। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो देखो नॉर्मली क्या है ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन कहां से आते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मैंने बताया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन आएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, इन पे क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल पार्टी का स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का लिखने को नहीं आएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी की डिटेल में से नहीं आते हैं, अभी तक का पैटर्न ये रहा है। ठीक है, तो यू कैन प्ले सेफ। बड़े क्वेश्चन आते हैं कहां से, इन पार्ट्स में से, जैसे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे। उस पर जाने से पहले एक सवाल का जवाब दो। कुछ पार्टीज दी गई है और कुछ पार्टीज के बाद में आपके सामने स्टेट लिखे गए, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट पार्टीज कौन सी, किस स्टेट की, थोड़ा सा बताओ जरा हमें। ठीक है, तो इसमें बताओ। हाँ जी,
चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली मैच्ड पेयर आपको सेलेक्ट करना है। अच्छा, एक ही करेक्टली मैच्ड पेयर है, बताओ बताओ बताओ, जरा जल्दी बताओ फटाफट। इन पार्टीज में से कौन सी पार्टी जो है वो करेक्टली मैच्ड है, बताओ। मुझे लग रहा है मैंने शायद गलत आंसर, अभी किसी बच्चे को डांट रहा था ना कैसे गलत सेलेक्ट हो जाता है, मुझसे भी शायद गलत सेलेक्ट हो गया है। मैं ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में क्या सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, सही आंसर दो इसमें। मैप करवाऊंगा एक बार, सारे चैप्टर्स हो जाए फिर मैप भी करवाऊंगा। खत्म नहीं हुआ चैप्टर बेटा, अभी अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, जनता दल सेक्युलर बिहार, ये करेक्टली मैच्ड है। देखो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, ये जो चार्ट है ना, ये वाला चार्ट, ठीक है, तो इस चार्ट को जैसे अगर आप देखोगे यार, इसमें ना मुझे लग रहा है कि हाँ, ये जो चार्ट है, तो इस चार्ट को तुम थोड़ा जूम करोगे जब, है ना, पेन का चलेगी, इस चार्ट को जूम करोगे तो तुम्हें सारी इमेजेस दिख जाएंगी कि कौन सी पार्टी कहाँ है, किस तरह से है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट की ये पार्टीज हो गई, क्लियर है, साउथ इंडिया की ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तो उस आधार पर आपको देना है। जनता दल सेक्युलर कर्नाटक की पार्टी, बिहार की नहीं, वो गलत था। ठीक, महाराष्ट्रवादी जो ये पार्टी है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ये पार्टी है गोवा की, ये वाला राइट आंसर था। जनता दल जेडीयू जो है ना, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड बिहार की है। मैं वही बोल रहा था, मुझसे शायद ऑप्शन गलत सेलेक्ट हुआ। जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार की है, जनता दल सेक्युलर तो एक कर्नाटक की पार्टी है। और यही क्वेश्चन अगर आप जैसे देखोगे तो एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। अबे हिल रहा है, जनता दल यूनाइटेड जो है, जेडीयू जिसको बोलते हैं ना, जेडीयू जो है वो बिहार की पार्टी है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी इज फ्रॉम गोवा, ये करेक्ट है, बी इसका राइट आंसर होगा। बी जो कि मात्र 29% बच्चों ने दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उनका नाम लीडर बोर्ड पे आ जाएगा। कौन सा है, तो गलत आंसर देने वाले लीडर बोर्ड पे आ जाओ। कर्ण यादव, निशा मीना, बसुआ, भैयूजी, थेनोस, यूजर, स्नेपाई, स्पाइडर, नरेंद्र, अजिंक्य और रिद्धि, ये सारे बच्चे तुमने गलत आंसर दिया बेटा, थप्पा। ठीक है, पकड़ में आ गए तुम। तो जनता दल सेक्युलर जो है तो ये बिहार की नहीं है, जनता दल यूनाइटेड जो है ना जेडीयू, वो बिहार की, सेक्युलर कर्नाटक की है। डीएमके जो है तो आंध्र प्रदेश की नहीं है, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी पंजाब की नहीं है। क्लियर हुआ, तो बी होगा राइट आंसर, इसका बी है, इसका राइट आंसर बी। क्लियर, आ जाओ, अब टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो बच्चा पूछ रहा था ना कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आ गए, कोल्ड हो गया सर, अब क्या करूं, तुम्हें जरा जवाब मिले तो मुझे भी बताना दोस्त, मुझे बहुत अर्जेंट में चाहिए इसका जवाब। ठीक है, सेंट्रिस्ट पार्टी क्या होता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ना लेफ्ट की बात करती है ना राइट की बात करती है। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब क्या है कि सरकार पलट दो, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते, सोशलिस्ट पार्टी बना दो, कम्युनिस्ट पार्टी बना दो, तो वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी होती है। राइटिस्ट पार्टी क्या है, जो एग्रेसिव नेशनलिज्म पे फोकस करती है, जैसे नाजी पार्टी राइटिस्ट पार्टी थी, जैसे बीजेपी को राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है। ठीक है, और सेंट्रिस्ट पार्टी जो होती है, जो ना इधर में ना उधर में, जो बीच में, जो सेक्युलर पार्टी होती है, जो ऐसी बात करती है कि नहीं 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 एक्सट्रीम्स में कोई काम नहीं करना है,
होले होले चले तो सबको खुश रखो, सबको साथ में लेके चलो, तो वो सेंट्रिस्ट पार्टीज होती है। ठीक है, चलो अब क्या है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज इज द नेक्स्ट टॉपिक। थ्योरी में यहां से क्वेश्चन बनता है, चार तरह के चैलेंजेस, चारों तरह के चैलेंज फटाक से समझाऊंगा। कभी एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। और कभी कभी क्या होगा ना, किसी एक चैलेंज के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज फेस दी चैलेंज ऑफ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, की पॉलिटिकल पार्टीज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का चैलेंज भी फेस करती है। समझे मेरी बात? तो कभी आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, कभी आपको बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, और कभी कभी एक टॉपिक पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। समझे कि नहीं समझे, जरा बताओ चैट में। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताओ, अभी क्लियर करवा तो मैं लगाओ छिपकली तुम्हारे बालों में लटका दूं लड़कियों के। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें 1 2 3 4 चारों चैलेंज अपन लिखेंगे। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज फेस द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। सवाल बहुरूपिया होता है, सवाल किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सवाल को कैसे कंप्रेस और स्ट्रेच करना है। आंसर जानने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें यह पता हो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन चाहे ये पूछे, क्वेश्चन चाहे ये पूछे, तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, बुक में 7 नेशनल पार्टी है। लाले तुम्हारा इंटरनेट स्लो है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूं तुमसे कि नई बुक जो है, लेटेस्ट बुक में 6 दिए अपडेट अपडेट होने के बाद 6 पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें पढ़ना है बस, है? मतलब एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसके 4 चैलेंजेस हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे चैलेंज है। तो 4 चैलेंज पहले मैं समझाता हूं, चारों चैलेंज समझाऊंगा तो चारों चैलेंज इंडिविजुअली भी समझ में आ जाएंगे, और बड़े क्वेश्चन में आएंगे तो बड़े क्वेश्चन में भी लिख सकते हो तुम। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। ठीक है, क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे काम करती है कि पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स होते हैं, और उन टॉप लीडर्स के नीचे उनकी फनल होती है। मतलब वो नेताजी के आगे उनके क्या होंगे, चेले चपाटे होंगे। अब ये जो चेले चपाटे होंगे नेताजी के आगे पीछे, तो ये जो चेले चपाटे होंगे, तो दिखती बात है कि पार्टी के अंदर अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं तो मैं टॉप पोजीशन तक पहुंचूंगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैं कितना लॉयल हूं पार्टी प्रिंसिपल्स के लिए, मैं पार्टी के लिए कितना काम करता हूं, ये नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि मैं उन नेताजी का कितना ध्यान रखता हूं। ठीक है, तो पर्सनल लॉयलिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन दी पार्टी प्रिंसिपल्स। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है कि ऑर्डिनरी मेंबर जो रहते हैं, तो दे डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। पर्सनल लॉयलिटी टू लीडर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रेदर देन बीइंग लॉयल टू द पार्टी प्रिंसिपल्स। फाइन, आम जनता जो है, वो आम जनता जो पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बनती है, वो सिर्फ रैलियों में झंडे ही लहराते रह जाती है। अंदर क्या हुआ, कैसे डिसाइड हुआ, कौन लीडर बनेगा, किसको आगे पुश करना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है टॉप पार्टी लीडर्स के द्वारा। और दोज एट द बॉटम नोज नथिंग अबाउट पार्टीज एंड पार्टीज प्रोसीजर्स। ठीक है, उनको पार्टी के बारे में, पार्टी की प्रोसीजर्स के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है, वो नीचे के नीचे रह जाते हैं, और टॉप पार्टी लीडर्स जो है वो क्या करते हैं, सारी मलाई खा जाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। क्या काम करेगी पार्टी डेमोक्रेसी में? तो पहला चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है, वो पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यस और नो, समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनली कोई प्रोसीजर सेट नहीं है। ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर जो रहता है, दे डू नॉट नो अबाउट दी थिंग्स हैपनिंग इन पार्टी। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पहला चैलेंज। क्लियर हुआ? बताओ, समझ में आया? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी समझ में आया? बताओ, आ गया? वेरी गुड।
मैप वाली सारी पॉलिटिकल पार्टी याद नहीं करना है, एक नजर दौड़ा लेना कि कौन सी पार्टी कहां की रीजनल पार्टी है। ऐसा एक बच्चा बोल रहा सर मैं लेट तो नहीं हुआ, नहीं नहीं बस अभी क्लास शुरू ही करी है, बहुत टाइम से आया बेटा तू तो। अब तू पीछे से रिवाइंड करके क्लास देखना, तो जहां से अब यहाँ खत्म होगी ना वहां से तेरी शुरू होगी, तो पीछे पीछे जाके देखना। अब दूसरा चैलेंज है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तो दूसरा चैलेंज क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे चैलेंज से जूझ रही है जहां पे जो पार्टी की टॉप पोजीशन रहती है ना वो कुछ ही फैमिली मेंबर्स के पास रहती है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अभी आप कुछ चैट में लिखना शुरू कर दोगे। तो जैसे समाजवादी पार्टी हो गई है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी हो गई है, तो दीज आर सम, और नाम भी ले दिया। सो दीज आर सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जहां पे एक ही फैमिली के लोग जो है वो टॉप पोजीशन को सिक्योर करके रखते हैं। मतलब कि पहले पापा जी थे तो पापा जी टॉप पार्टी लीडर थे, अब बेटे जी बनेंगे, और अगर बेटे जी के भी बेटे जी हो गए तो वो बेटे जी भी पार्टी लीडर बनेंगे। मतलब आप क्या है ना, यू आर बॉर्न विद दी सिल्वर स्पून। कैसे कि आप पैदा होते से आपको तिलक लगा दिया जाता कि राजकुमार आ गए, हमारी पार्टी को यही लीड करेंगे। तो चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन क्या कहता है कि टॉप पोजीशन जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स। अब इसका एक दिक्कत क्या है ना, इस डायनेस्टिक सक्सेशन से आपको देखने को मिलती है जो पार्टी के नॉर्मल वर्कर्स हैं, पार्टी मेंबर्स हैं ना, उन लोगों को ऐसा रहता है कि हम कितनी मेहनत कर ले वो पोजीशन, वो सीट तो रिजर्व्ड है किसी एक फैमिली के एक मेंबर के लिए। हम कभी हम कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है, और दूसरी चीजें देखने को मिलती है कि जो इनकेपेबल पर्सन होते हैं ना दे एट टाइम्स कम टू पावर डायनेस्टिक सक्सेशन के चलते। कि अब डायनेस्टिक सक्सेशन है तो भैया फैमिली के ही आदमी को आपको पार्टी लीडर बनाना पड़ेगा। अब ये फैमिली के आदमी को ही टॉप पार्टी लीडर बनाना है तो जरूरी नहीं कि वो फैमिली का आदमी, जैसे ऐसा है कि कोई हो सकता है कोई एक्टर बनना चाह रहा हो, लेकिन उसके परिवार वालों ने क्या बोला कि नहीं बेटा अपना राजनीतिक करियर है, इसको दांव पे क्यों लगा रहे हो, तुम्हारे पिताजी भी नेता थे, तुम्हें भी नेता बनना पड़ेगा। तो वो आदमी क्या कर रहा है, फिर पॉलिटिक्स में एक्टिंग कर रहा है, समझ है। तो आपने क्या करा, उसके अंदर का एक्टर भी मार दिया, और दूसरी चीज एक इनकेपेबल इंसान को नेता बना के बैठा दिया जो कि क्या है, जो कि देश को डुबा देगा। समझ में आया। तो डायनेस्टिक सक्सेशन का चैलेंज जो है ये दूसरा चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है, जिसके चलते टॉप पार्टी पोजीशन जो है तो सिंगल फैमिली मेंबर और एक ही ग्रुप के लोग जो है उनके लिए रिजर्व रहता है। आम ऑर्डिनरी जो मेंबर रहता है तो ये बड़े डिमोटिवेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कितनी मेहनत कर ले वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, और जो पहुंच रहा है तो वो हो सकता है कि वो व्यक्ति इनकेपेबल हो, जो देश के लिए और पार्टी के लिए दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया। क्लियर हुआ? सॉरी, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा चैलेंज क्या है, देखो ये एक एक चैलेंज में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है ना, देखो ऐसा ये कहीं भी लिखा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप चुनाव जीत जाओगे, या फिर आपके पास बाहुबल है तो आप चुनाव जीत जाओगे। मनी और मसल पावर से इलेक्शन की विक्ट्री इज नॉट गारंटीड, बट रिजल्ट्स इन इलेक्शंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड विद द हेल्प ऑफ मनी एंड मसल पावर। पैसे और पावर की दम पे क्या किया जाता है, इलेक्शन का परिणाम जो है वो हिला दिया जाता है। कैसे हिला दिया जाता है वो समझा रहा हूं। तो एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि रूलिंग पार्टीज जो रहती है, या फिर रूलिंग पार्टीज के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी रहती है, अपोजिशन भी हो चाहे, तो दे टेंड टू गिव टिकट्स टू द पीपल हु हैव क्रिमिनल कनेक्शंस, या फिर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत कनेक्शंस है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है, ऐसे लोगों को क्या हो जाता है ना, टिकट मिल जाती है पार्टीज के द्वारा। अब टिकट लेने के बाद ये गारंटी नहीं है कि पैसे और पावर से जीत जाएंगे इलेक्शन, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं ना, जो इलेक्शन में लड़ रहे थे अपने प्रोमिसेस, अपने काम के बेसिस पे, उन लोगों को एक बड़ा सेटबैक फील होता है, क्योंकि मनी और मसल पावर क्या करता है ना, जेन्युइन लोगों को इलेक्शन में आने से रोकता है। लोग ये सोचते हैं बड़ी गंद है भैया, कीचड़ है, वहां जाएंगे चुनाव लड़ने तो अपन ही मर जाएंगे, ठीक है, रहने दो ऐसे चुनाव लड़ने से तो अच्छा है। ठीक है, तो मनी एंड मसल पावर भी जो है, the growing role of money and muscle power in parties especially during election is another type of challenge in political parties. अगला आ जाओ, चौथा चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। अब ये समझाता हूं मैं तुम्हें कि इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज भी अलग अलग, लीडर्स भी अलग अलग, लेकिन सारे लीडर जो है तो क्या है, सारे लीडर्स जैसे अगर आप देखोगे तो सारे लीडर्स क्या है, कोई चोर है तो कोई लुटेरा है। समझ में आया? सारे लीडर जो है तो कोई चोर है कोई लुटेरा है, इस टाइप से बड़ी
दिक्कत होती है जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास में बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस होती है। समझ में आया? पीपल डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सब चोर है या लुटेरे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है? सब चोर है या लुटेरे हैं। पीपल डू नॉट हैव द वैलिड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। गॉट माय पॉइंट? बताओ। पीपल डू नॉट हैव द वैलिड ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। गॉट माय पॉइंट? ये वाला फिर से समझा दो। देखो ऐसे समझा रहा हूं, मान लो एक पार्टी आई, पार्टी का नाम है ए। पार्टी ए आई बोल रही कि हमें वोट दो, ठीक है? हम अगर चुनाव में जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, आपके लिए रोड बनवा देंगे, ठीक है? पार्टी बी आई, पार्टी बी भी आके क्या बोल रही है, हमें वोट दो, अगर हम चुनाव में जीते तो जो पार्टी ए रोड बनवाएगी उस रोड को हम खोद देंगे और फिर से नया रोड बनवा के देंगे। अब आपको क्या समझ में आया कि पार्टी ए को चूज करोगे तो भी वो आपको गर्त में ही डालेगी, पार्टी बी को चूज करोगे तो वो भी आपको गर्त में ही डालेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम तरह की बात कर रहे हैं, दोनों ही आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं टू चूज फ्रॉम, ठीक है? दोनों ही पार्टीज आपको क्या कर रही है, दोनों ही पार्टीज आपको सेम तरह के पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। मतलब अगर कोई एक पार्टी के लोग आपको चोर लग रहे हैं तो दूसरे भी लुटेरे हैं, दूसरों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो वही होता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। तो ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन पार्टीज की पॉलिसीज में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, उनकी आइडियोलॉजीज में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। कोई भी पार्टी आ रही है वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रही है, कोई भी पार्टीज आ रही है वही राजपूत ब्राह्मण जाट गुर्जर करवा रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होने के चक्कर में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है चाहे इन्हें चूज करो या इन्हें चूज करो, बात वही होनी है, ठीक है? इन्हें चूज करो या इन्हें चूज करो, बात वही होना है। ये होता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, ठीक है? समझ में आया? क्लियर हुआ? लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस समझ में आया? चारों चैलेंज पे क्वेश्चन बन सकता है, एक एक चैलेंज पे करके भी, और एक बड़ा क्वेश्चन भी कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक बार रिकैप करें। सबसे पहला, पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं कि कौन किसको कितनी पावर मिलेगी। पार्टी लीडर्स के टुवर्ड्स लॉयलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पार्टी के प्रिंसिपल्स गए भाड़ में। दूसरा चैलेंज होता है लैक ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसके चलते क्या है कि टॉप पोजीशन जो है वो एक ही फैमिली के लोग ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है वो बड़े डिमोटिवेटेड फील होते हैं, और एट टाइम जब आप फैमिली के ही व्यक्ति को बनाओगे तो जरूरी नहीं कि हर बार कैपेबल व्यक्ति पावर में आएगा। तीसरा है लैक ऑफ मतलब रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, जिससे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को, पावरफुल लोगों को टिकट दे देती है, जिससे जेन्युइन कैंडिडेट्स रेस से बाहर हो जाते हैं और इलेक्शंस को पूरा एक तरह से क्या कर सकते हो आप, डाइल्यूट कर देते हो, गंदा कर देते हो। फिर चौथा चैलेंज है कि ऑफन पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर्स में एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि यही नेता इस पार्टी में है, इस पार्टी में कुछ बोल के पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। आपको लग रहा था कि ये नेता अच्छा है और ये पार्टी खराब है, तो वो अच्छा नेता खराब पार्टी में ही आ जाता है, ठीक है? तो ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स, देयरफॉर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज। गॉट इट? चलो चैलेंजेस हो गए, लास्ट टॉपिक आ जाओ इस चैप्टर का। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, चारों समझ में आ गए? अब लास्ट टॉपिक है, देखो समस्या तो है पॉलिटिकल पार्टीज में, वी हैव सीन दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो है मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करती है, सारा सब कुछ होता है। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए, ठीक है? आप पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म करते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है? कुछ तो है एफर्ट्स जो लिए जा चुके हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, ठीक है? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि स्टेप्स टेकन, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं, और सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज में
कि अबे ये क्या हो रहा है, सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज में व्हाट कैन बी डन। ये डन वाला पार्ट है कि जो किया जा चुका है पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, और ये सजेशन है कि ऐसा और किया जाना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। समझ लो बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, बस नया साल पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा 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 पढ़ लो, नया साल पढ़ेंगे फिर अपन अच्छे से साल भर पढ़ेंगे। अब इसके बाद तुम्हारी क्लास सीधे मंडे को ही होना है। मंडे को कितनी तारीख है? मंडे को कितनी तारीख है भाई? 5 तारीख है। और 5 तारीख को तुम्हें ब्रह्मास्त्र का वो सॉल्व भी करना है, तो यहाँ तक के चैप्टर्स के हिसाब से ब्रह्मास्त्र का वो सॉल्व भी कर लेना। ठीक है। कंबाइंड टेस्ट पेपर नंबर 3, तो ये चैप्टर करवाना भी था मुझे तुम्हें, ये हो गया। अब इसके बाद में अपने इसके बाद में देखो अपना हिस्ट्री का एक चैप्टर बचा है, इसके बाद में अपना हिस्ट्री का एक बचा है, फिर इसके बाद का सिविक्स का भी एक ही बचेगा, इकोनॉमिक्स तो हो ही गया है, ज्योग्राफी के अपने बच रहे हैं कौन कौन से? 3, एक एग्रीकल्चर बच रहा है, ज्योग्राफी के 3 बच रहे हैं। 3 तो 5 चैप्टर और बच रहे हैं आपके, तो 5 चैप्टर और ईमानदारी से पढ़ना है, फिर सिलेबस कंप्लीट होगा, मैप वर्क करवाऊंगा, रिविजन करवाऊंगा, सारा सब कुछ है ना। तो आ जाओ, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, नहीं तो अब तक तो अपना अच्छे से एक बार और फ्लो में खींच लिया था अपन चीजें। तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, तो मैंने आपको बताया कि समस्या है, पॉलिटिकल पार्टीज चैलेंजेस फेस करती है। पॉलिटिकल पार्टीज में आपको देखने को मिल रहा है क्या कि लोग खुश नहीं है। हमने देखा मनी एंड मसल पावर है, मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं है, इंटरनल डायनेस्टिक सक्सेशन आपको फेस करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना जरूरी है, उनमें बदलाव लाना जरूरी है। तो बदलाव लाने के लिए क्या किया जा चुका है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन में एक पार्ट आएगा, एंड व्हाट कैन बी डन, और क्या किया जा सकता है में दूसरा पार्ट आएगा। तो क्या किया जा चुका है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन में अपन अगर देखें तो रिसेंट एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज में आप क्या कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि डिफेक्शन के ऊपर बैन लगा दिया गया। डिफेक्शन क्या होता है? पहले क्या होता था ना कि मान लो मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में हूं, पॉलिटिकल पार्टी ए में, पॉलिटिकल पार्टी बी मेरे पास आई और बोलती कि दिगराज सर क्या बोलते हैं, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, हम आपको क्या करेंगे ना, बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन आपको आपकी पुरानी पार्टी छोड़ना पड़ेगी। तो फिर क्या होता था कि पैसे के लालच में, पोस्ट के लालच में क्या होता था, आदमी अपनी पुरानी पार्टी छोड़ के नई पार्टी ज्वाइन कर लेता था। और इस चक्कर में क्या होता था, इस चक्कर में जैसे अगर आप देखोगे तो इस चक्कर में आपको देखने को मिलता था बहुत शिफ्टिंग होती थी, इसको डिफेक्शन कहते हैं। और इस शिफ्टिंग के चलते क्या होता था कि लोग वोट देते थे किसी एक व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति कहीं दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो ब्रीच होता था। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ठीक है, ताकि क्या हो कि अगर आप पार्टी बदल भी रहा है ना इंसान, तो बदल ले पार्टी, लेकिन अब उसकी पोजीशन वो खो देगा, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो पार्टी बदलना, देखो पार्टी बदलना जरूरी है, हो सकता है किसी पार्टी में दिक्कत ही हो इसलिए बदल रहे हो आप पार्टी, ये भी तो एक समस्या है ना कि किसी पार्टी में सच में दिक्कत हो इसलिए आदमी पार्टी बदल रहा है। लेकिन आप जब पार्टी बदल रहे हो तो आपको ये ध्यान देना होगा क्या कि आप जाओ बदल लो पार्टी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो, लेकिन आप आपकी पोजीशन जो है ना कि आप अगर एमएलए थे, एमपी थे उस पार्टी से, और आप उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हो, तो आप उस पार्टी से आप एमएलए एमपी नहीं रह जाओगे, आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, वहां से चुनाव लड़ो, वहां से जीतो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने डिफेक्शन को बैन किया थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे आप क्या करो कि पार्टीज में जो पैसा और पोजीशन का लालच देके लोगों को इधर उधर कर दिया जाता था, उस चीज को आप कंट्रोल कर सको। ठीक है, उस चीज को आप कंट्रोल कर सको। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर हुआ? अबे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं अब बोले सर आप किस पार्टी में जाओगे? अब अपनी एक नेक्स्ट टॉपर्स पार्टी है ना। क्लियर हुआ? चलो बढ़िया।
अगला आगे जैसे देखें तो अगला क्या है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जैसे अगर अपन देखें तो दूसरा पार्ट क्या है, जो हमने दूसरा स्टेप लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मैंडेटिंग कैंडिडेट्स टू फाइल एफिडेविट डिक्लेयरिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मनी एंड मसल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था कि अधिकतर क्या है कि पैसे वाले लोग जो है, क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग जो हैं, तो वो क्या करते थे, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा स्टेप जो लिया वो क्या लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने से पहले उसे एक एफिडेविट, एक रिटन एग्रीमेंट फाइल करना होगा, जिसमें वो अपने एसेट्स बताएगा, अपनी लाइबिलिटीज बताएगा, उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं, ये बताएगा। इससे क्या होगा सर, आप उसको रोक तो रहे नहीं हो चुनाव लड़ने से, लेकिन आप उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में सबमिट करवा रहे हो ताकि जनता ये जान सके कि वो जो व्यक्ति है, वो जो आदमी है जो चुनाव लड़ने वाला है, वो व्यक्ति, वो आदमी किस तरह का व्यक्ति आदमी है, उसके कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस, डिफेक्शन मतलब वही पार्टी बदलना, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है, वो व्यक्ति जो है तो उसके पास कितने एसेट हैं, और पता लग रहा है जैसे कि एक व्यक्ति था चुनाव लड़ने से पहले उसके पास में 1 लाख रुपए की संपत्ति थी, और चुनाव लड़ने के बाद में 5 साल जब पूरे होते हैं तो उसके पास उसकी संपत्ति 1 लाख से 1 करोड़ की हो गई। तो ये दर्शाता है कि आदमी ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है, जब जाके उसके 1 लाख से 1 करोड़ हो गए। तो ऐसे क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी और मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए ये मैंडेटरी करा है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसको अपना एफिडेविट फाइल करना होगा। एफिडेविट मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें उसको डिक्लेयर करना होगा कि उसके पास कितने एसेट्स है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं उसके अगेंस्ट में, ये सारा सब कुछ। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर मैंडेटिंग पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। फिर तीसरी चीज कि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत पैसा आता था, तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होना चाहिए पार्टी के अंदर, ताकि वो इंटरनल डेमोक्रेसी ला सके, पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस हो कि टॉप पार्टी लीडर्स जो पोजीशन है वो किसको कैसे मिलेंगी, और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मतलब कि पार्टी के पास में कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। समझ में आया? एफिडेविट मतलब क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नहीं, एफिडेविट मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देना पड़ता है उस एफिडेविट में। यस, क्लियर है? क्या प्रूफ है कि ये सच बोल रहे हैं? अब ये रिटर्न वो रहता है ना, मतलब लिखित, ऐसे बोलते हैं ना, लिख के दो, आप सही बोल रहे हो, लिख के दो, तो लिख के दो का मतलब ये कि आप गवर्नमेंट में पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हो कि आपके पास ये ही है, और अगर आप झूठ बोलोगे तो फिर वो पब्लिकली आपने डिक्लेयर किया, उसकी अगर बाद में वो होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है, तो आपके अगेंस्ट में कोई वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। समझे? तो ये 3 चेंजेस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एफिडेविट फाइल करने वाला, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन क्या है कि पार्टीज को अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया जिसके चलते डिफेक्शन पे बैन किया गया। ये तो स्टेप्स लिए गए हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। और सजेशंस क्या है? सजेशंस क्या है, व्हाट कैन बी डन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज? सबसे पहले मैंडेटिंग लॉज टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, की इंटरनल अफेयर्स जो पार्टीज के, उन इंटरनल अफेयर्स को मैंडेट करने के लिए लॉज होना चाहिए ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी आए। समझ में आ रहा है ना कि टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड ना कर ले, एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्टी के हिसाब से एक रूल्स रेगुलेशंस हो जिसके हिसाब से पार्टी का काम चले, तो लॉज, देयर शुड बी लॉज मैंडेटिंग टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 1/3 ऑफ द पार्टी टिकट टू बी गिवन टू वुमेन, ठीक है। अब क्या है कि एक चैलेंज ये भी था कि महिलाएं नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में, पुरुष ही पुरुष है, तो 1/3 टिकट जो है वो विमेन को दी जाना चाहिए। ये सजेशंस है कि कैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हो, तो विमेन को 1/3 टिकट दो, ठीक है। तो टोटल जो आप कैंडिडेट्स अपने उतार रहे हो मैदान में चुनाव लड़ने के लिए, तो 1/3 कैंडिडेट महिलाएं होना चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग होना चाहिए। इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग मतलब क्या है कि आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, तो वो ना हो, गवर्नमेंट पैसा दे और उतने ही पैसे में चुनाव होना चाहिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए। तो some suggestions have been made to improve political parties, कुछ सजेशन दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, बट दे आर नॉट येट एक्सेप्टेड, तो कुछ एक्सेप्ट हुए हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुए। वी मस्ट बी केयरफुल टू द लीगल सॉल्यूशन ओवर रेगुलेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना होगा कि आप जिसको जितना पकड़ने की कोशिश करते हो ना वो उतना आजाद होना चाहता है,
समझ रहे हो? तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस के थ्रू बांधने की कोशिश करोगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, उतने ज्यादा लूप होल्स ढूंढेंगी कि कैसे अपन चोरी कर लें, कैसे अपन इस लॉ से बच जाए। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो रिफॉर्म की आप बात कर रहे हो, ये रिफॉर्म आप इंसान के ऊपर बाहर से ना लाओ, ये रिफॉर्म इंसान के अंदर से आना चाहिए। सिंपल सी चीज है, अगर मैं किसी एक चीज से कह रहा हूं कि काम करो, मैं देख रहा हूं काम नहीं कर रहे हो ये वो, तो जब तक मैं रहूंगा तब तक काम करेगा, फिर नहीं तो नहीं काम करेगा। लेकिन वो व्यक्ति जब मन से काम करना चाहेगा ना, ठीक है, कि नहीं मुझे मन, जब पढ़ने का ही है, जैसे पढ़ने में क्या होता है, तुम्हारे पढ़ने में ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तो जैसे ही पापा की स्कूटी की आवाज आई या बाइक बंद होने की आवाज आई, पापा आ गए, फटाक से किताबें खुल जाती है, टीवी बंद हो जाती है। लेकिन पापा नहीं है, सब कुछ बंद है और टीवी चालू हो गई तुम्हारी। तो अगर आपको रिफॉर्म लाना है खुद के अंदर, खुद के ग्रेड्स बेहतर करना है, तो आपको खुद से इच्छा होना चाहिए पढ़ने की। बाहर से अगर हम ओवर रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करोगे, किताब खोल के बैठे हो, लेकिन किताब खोल रहे हो और दिमाग में क्या चल रहा है कि कल क्लास में मुझे उससे क्या बात करना है। तो ये नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो वही यहां पे भी बताया गया है कि आप ओवर रेगुलेशन के चक्कर में क्या कर लोगे ना, वो रेगुलेशंस काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड इज कि पार्टीज खुद अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करे, और वो कब करेगी, जब पब्लिक प्रेशर बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये जनता है, जब वो गाना है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो अगर जनता प्रेशर बनाएगी पार्टीज के ऊपर कि आपको अच्छे काम करना है, लीडर्स को करप्शन नहीं करना है, तो मजाल है लीडर्स की कि वो करप्शन करके दिखा दे, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता वोट ही नहीं देगी। तो पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशंस, थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू कैंपेन्स, थ्रू मीडिया, ठीक है, सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अपने घुटनों में लाने पे, ठीक है। तो अगर जनता जागरूक है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप सही हो जाएगी। और दूसरा सजेशन ये है कि अगर आप कीचड़ साफ करना चाहते हो तो आप दूर से खड़े होकर ऐसे नहीं बोल सकते कीचड़ छू छू, कीचड़ गायब हो जा। आपको उस कीचड़ में उतरना पड़ेगा, रेती गेती फावड़े उठाना पड़ेंगे, कीचड़ खींचना पड़ेगा, अपने कपड़े गंदे करना पड़ेंगे, तब वो कीचड़ साफ होगा। तो जो लोग चाहते हैं कि पार्टीज रिफॉर्म हो तो उन लोगों को पॉलिटिक्स में उतरना होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स कैन नॉट इंप्रूव बाय पीपल, ठीक है, बाय ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लोगों के क्रिटिसाइज करने से, उनकी क्रिटिसिज्म से बदल नहीं जाएगी। अगर आपको पॉलिटिक्स को सच में बदलना है तो आपको पॉलिटिक्स में उतरना होगा, ठीक है। गुड पॉलिटिक्स नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय सिटीजंस। पीपल हु वांट चेंज शुड जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज। ये वाला पीपल्स पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट हो गया, समझ में आया? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? नहीं बाबू, एजुकेशन को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हो। देखो, एजुकेशन अगर आपने मैंडेटरी कर दिया ना तो एक समस्या हो जाएगी कि जब आप बोल रहे हो कि नहीं एजुकेशन मैंडेटरी की 12वीं पास होना चाहिए इंसान को चुनाव लड़ने के लिए, तो आप इक्वालिटी के प्रिंसिपल को खत्म कर दोगे। जैसे ही आप क्राइटेरिया रखोगे कि 12वीं पास होना चाहिए, तो आपने क्या करा, आपने बहुत सारे लोग जो 12वीं पास नहीं, उनको इक्वालिटी का मौका ही नहीं दिया। तो इसीलिए इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि ये क्राइटेरिया मैंडेटरी है करके, समझे? इसीलिए इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब दो, टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क हैव बीन मेड कंपलसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज? कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, पार्टीज टू हैव 1/3 women candidate. It is now compulsory for all political parties to hold their organizational elections. It is now compulsory for all candidates to disclose information about pending criminal cases. ये वाला है। चलो भाई बताओ, बस हो गया ऑलमोस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। छुट्टी कर रहा हूं, छुट्टी कर रहा हूं, बस इसके बाद छुट्टी है। समझ में आया चैप्टर? देखो थोड़ा सा टॉपिक्स बहुत ज्यादा, लेकिन सवाल कहां से बनते हैं बता रहा हूं। फंक्शन से, चैलेंजेस से, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म वाले टॉपिक से, हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव वाले टॉपिक से, इन 2-3-4 टॉपिक्स जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया, डिटेल, इनसे बनेंगे। बोर्ड्स की डेट चेंज होगी ना, एक आधा पेपर की डेट चेंज हुई है बस। बताओ, कोई भी आ जाएगा फिर तो पॉलिटिकल, कोई भी आ जाएगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि लोग आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो जो है वो बेच देंगे देश को, समझे? एंड ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन एक रिफॉर्म है क्या, बताओ? नहीं, ये भी फिर अगेन वही वाली बात है कि आप रोक रहे हो कि नहीं नहीं आपके पिताजी तो पॉलिटिक्स में थे तो आप नहीं आ सकते हो।
तो आप फिर वही इक्वालिटी के प्रिंसिपल को खत्म कर रहे हो। आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन हाँ जैसे नेपोटिज्म भी अच्छा होगा ना, अगर नेपोटिज्म में आपको क्या बोल सकते हैं, रणबीर कपूर जैसे एक्टर मिल रहे हैं, तो नेपोटिज्म इज नॉट बैड। क्यों? क्योंकि वो कैपेबल एक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको नेपोटिज्म में इनकेपेबल लोग मिल रहे हैं तो नेपोटिज्म खराब है, ऐसा समझे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बाबू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, देखो 1-3-2 वाला गलत है कि 1/3 सीट्स वुमेन के कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल है, 1/3 कैंडिडेट्स एज वुमेन, ये वाला कोई रिफॉर्म लाया नहीं गया है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट है। सी राइट आंसर होगा। 33% बच्चों ने सी सेलेक्ट किया है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, उनके ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाएं, ये भी कंपलसरी है, और क्रिमिनल केसेस और एसेट्स वगैरह जो एफिडेविट के थ्रू करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी मैंडेटरी है। तो 1, 3, 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर के कीवर्ड देख रहे हो, पार्टीशनशिप, वन पार्टी सिस्टम, रूलिंग पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन जो बच्चे पूछ रहे थे, एफिडेविट क्या होता है, अलायंस या फिर फ्रंट क्या होता है। तो सारे जो कीवर्ड्स आ सकते हैं वो लिख दिए, होमवर्क क्वेश्चन डाल दिए 3 जो पूछे गए, और ये 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पिछली क्लास जो अपनी हुई थी ग्लोबलाइजेशन वाली, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे, उसके आज रिटर्न आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है अर्जुन कपूर वाला इज नॉट गुड नेपोटिज्म। क्यों पीछे पड़े हुए यार उसके, हैं? तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। 3 कंपोनेंट क्या है? लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स। सिंपल। 5 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? तो नेसेसिटी वाले टॉपिक में बताया था तुम्हें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, कोई भी नेशनल लेवल पे पॉलिसी नहीं बन पाएगी, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रह जाएंगे, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएट करो, टेबल बना के लिख दोगे कि दोनों ही, मतलब 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज के पावर में आने के चांसेस रहते हैं, मल्टीपल पार्टी में मल्टीपल पार्टीज के। ये डाइवर्सिटी को दर्शाती है, इंडिया में ये यूके यूएस में है ना। फिर क्या है? 5 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अपन ने देखे, एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज क्या लिए गए, तो 3 एफर्ट जो अभी तक लिए गए हैं वो लिखोगे। आपके एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, ठीक है, एफिडेविट फाइल करना होगा, एसेट्स और क्रिमिनल केसेस बताते हुए, और ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंडक्ट करना होंगे, और आईटीआर फाइल करना होगा। तो वो एफर्ट्स में आ जाएगा आपके। ठीक है, चलो बनेंगे क्वेश्चंस। पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर वर्ड, गौरी बिजलवान, निशा मीना, यशवर्धन सिंह, यश नारायण, पीयूष बिहारी, आराध्या, ओमकार पटेल, मंजरी, ब्रेव ज्योति और दिया। आ जाओ। एक बच्चा लिख रहा है सर होमवर्क तो बना लो लेकिन याद भी तो रहना चाहिए। बड़ा दुख है यार। चलो ठीक है, आज के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं बाबू। कल अपन मिलेंगे नहीं, परसों अपन मिलेंगे नहीं, संडे को भी नहीं मिलेंगे अपन। अपन मिलेंगे सीधे कब? मंडे को, 5 तारीख को। 5 तारीख को अपन आगे के चैप्टर्स उठाएंगे। 5 तारीख को तुम्हारा कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 3 जो है उसको भी कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ 5 तारीख तक किसी भी तरह से अपने आप को सही करूँ यार, बड़ी दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, चलो तो तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, लेट अस रैप अप हियर। ठीक है, विल सी यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।